वायरस फीमेल्स में सर्विक्स कैंसर करता है, वही वायरस मेल्स में पेनाइल कैंसर करता है। इससे जो मेरे मूवमेंट्स होते हैं गोल घुमाने वाले, वो सारे मूवमेंट रोबोट रेप्लिकेट कर लेता है। वही आम वो जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेती है जैसे कि। तो वहाँ ही कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, वहाँ मरीज से कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। अब जो गंगा का बेल्ट है और जो नर्मदा का बेल्ट है पानी में, ये आर हाई ऑक्सीडेंट बेल्ट्स, दे आर कॉल्ड स्टोन बेल्ट्स। जनरल कॉर्पोरेट अस्पतालों का एक जनरल गाइड आइडिया है कि 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं रोबोट की कॉस्टिंग में। नो वन वांट्स टू गो टू अ यूरोलॉजिस्ट। सेक्सुअलिटी को, मैस्कुलिनिटी को और इनफर्टिलिटी को, ये 3 अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। एक आदमी के लिए सेक्स एजुकेशन का मतलब मुझे लगता है कि उसका सोर्स सिर्फ पोर्न है। भैया वहाँ चले जाओ और वो कोई चूरन पाउडर दे देगा तुम्हें और तुम वो लगा लो और वो ठीक हो जाएगा। और नाइटफॉल नॉर्मल है, हेल्दी है, क्या है? राइट नाउ ही इज 17 इन हिज पीक हार्मोनल टाइम, सो क्या बोलोगे आप? या तो वैसे हुआ ही नहीं, या हुआ लेकिन कमज़ोर हुआ, और तीसरा कि हुआ भी बढ़िया भी हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और मेरा जल्दी फॉल आउट हो गया। वहाँ पे पोर्नोग्राफी की खराब रोल है। 70% ऑफ फीमेल्स हैव नॉट बीन एबल टू रीच ऑर्गेज़म इन देयर होल लाइफ। सर, एक तो गांव में कोई फीमेल एक कपल है, उनकी सेक्स लाइफ, और एक मेट्रो सिटी में एक कपल है, उनकी सेक्स लाइफ, हाउ इज इट डिफरेंट? And it has to be taken very like a normal routine day life. Okay, if we are both happy, let's have some intimacy together. वो एक वाइग्रा नाम की एक टैबलेट आती है, वो केमिस्ट पे जाते हैं, वो टैबलेट वो ले लेते हैं। सेक्टोमी का जो असली रोल आया था वो इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी में आया, जब है ना, जब लाइगेशन हो रहा था, पैसे मिलते थे, है ना, अभी पैसे मिलते थे, डाल के डब्बा मिलता था, घड़ी मिलती थी। लोग कोरिलेट करते कि नसबंदी होना मतलब नामर्द हो जाएंगे। 3 biggest mistake, health mistakes men's are making today. So वो 3 क्या होंगे? Hello everyone, welcome to our show Beyond Logic Talks. So today's guest is someone जो कि अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के एक बहुत बड़े यूरो ऑन्कोलॉजी रोबोटिक सर्जन हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई यूएसए में भी की है और जो कि टॉप सर्जन हैं इंडिया के। वो ज्यादातर बात करते हैं मेंस हेल्थ पे, प्रोस्टेट कैंसर, मेंस सेक्सुअल वेलनेस, इनफर्टिलिटी इन मेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मिथ फैले हुए हैं मार्केट के अंदर। हम उस चीज पे बात करेंगे, सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेट्स हियर फ्रॉम डॉक्टर हर्षित गर्ग। हाय सर। हाय। कैसे हो सर आप? बस बढ़िया है, नवीन बताइए। सर, एज ए यूरोलॉजिस्ट टेल अस व्हाट यू एक्चुअली डू। तो जैसे जैसे हमारी मेडिकल फील्ड बढ़ी है आगे, तो हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस आई, और उसी में एक ब्रांच है यूरोलॉजी या यूरोलॉजिस्ट, जो कि यूरिन क्लियर समस्याओं को पर्टेन करते हैं। अब वो खाली यूरिन नहीं होती, उसमें किडनी हो गया, उसमें ब्लैडर हो गया, पेशाब की थैली हो गई, प्रोस्टेट हो गया, साथ में उसमें मेंस हेल्थ आ गई, अंडकोश वगैरह भी आ गया। तो एक यूरोलॉजिस्ट ही एंड्रोलॉजिस्ट है, एक यूरोलॉजिस्ट ही सेक्सोलॉजिस्ट है, और एक यूरोलॉजिस्ट ही कैंसर सर्जन भी है, अगर किसी ऑर्गन्स में, किडनी में, ब्लैडर में कहीं भी उसमें कैंसर मिलता है। तो यूरोलॉजी एक ब्रांच है जो कि हमारे यूरिन सिस्टम से रिलेटेड है। और अगर मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट क्या डील करता हूँ, तो मैं वो सब पेशेंट्स देखता हूँ जो कि जिनको किडनी की दिक्कतें हैं, जिनको पेशाब में कभी खून आता है, पेशाब ठीक से नहीं आता, वो दिक्कतें हैं, जिनको कोई सेक्स की दिक्कतें हैं, या फिर इवन कभी कभी किसी को चोट लग जाती है, उस एरिया में ट्रॉमा हो जाता है, तो वो सब भी एक यूरोलॉजिस्ट के परव्यू में आता है। सर, व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू, सो यू आर अ रोबोटिक सर्जन, सो कहाँ जरूरत पड़ी रोबोटिक्स की? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और आपके थ्रू मैं सबको बताना भी चाहता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बात तो ये है कि रोबोट क्या है। थोड़ी इस बात का संक्षिप्त में, रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी नहीं। अच्छा, ये पहली बात हमें समझनी है कि रोबोट सर्जरी में सर्जन आदमी ही है। हम बहुत बार अखबारों में पढ़ते हैं, दैनिक अखबारों में, कि रोबोट से हुई आदमी की मौत, इंसान की मौत। तो रोबोट से मौत नहीं हो सकती, जो ऑपरेटिंग सर्जन है उसी का एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर कुछ हुआ है तो फिर रोबोट क्यों हुआ? अगर रोबोट कर नहीं रहा सर्जरी, तो फिर रोबोट की क्यों हमने हुआ बनाया, क्यों हमने इसको इतना बड़ा बनाया? तो हो क्या रहा था कि जब पहले हम ओपन सर्जरी कर रहे थे, तो हम चीरा दे रहे थे। जब हम चीरा दे रहे थे, तो ये मेरा हाथ 4-5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये मेरा 4-5 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। तो जब मुझे पेट में काम करना था, तो मुझे 10 सेंटीमीटर का चीरा दे के जाना पड़ रहा था रफली। मैं काम अच्छा कर रहा था, मेरे हाथ कर रहे थे, मैं देख रहा था अपनी आंखों से, सब अच्छा हो रहा था, इतना बुरा नहीं कहा, बट एक बड़ा चीरा आ रहा था।
ओके। तो उससे क्या हो रहा था, मसल्स कट रही थी, मसल में टाके लग रहे थे, तो रिकवरी स्लो हो रही थी। ओके। हम आपने सुना होगा पहले बोलते कि चलो मत, ज्यादा टाके टूट जाएंगे या ज्यादा जोर मत लगाओ। डैमेज ज्यादा हो रहा था। हाँ, ओके। तो हमारी रिकवरी स्लो हो रही थी। तो फिर कहा कुछ ऐसा करो कि ऑपरेशन दूरबीन से हो जाए। तो दूरबीन से आई लैप्रोस्कोप। तो ओके। लैप्रोस्कोपी बहुत बड़ी चीज थी। उसने 4 छोटे छोटे छेद करके हम पेट में जाते थे और आराम से ऑपरेशन करके आते थे और सब अच्छा हो रहा था। लैप्रोस्कोपी से काम बुरा नहीं हो रहा था। ठीक है। लेकिन लैप्रोस्कोपी में दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसे मेरा हाथ है, अगर मुझे कोई टाका लेना है तो मेरा हाथ ऐसे गोल घूमता है टाका लेते हुए। लैप्रोस्कोपी का हाथ जो है वो रिजिड हाथ, स्ट्रेट हाथ था। ओके। तो वो केवल ऐसे ऐसे और ऊपर नीचे घूमता है। ओके। अगर मुझे उसको ऐसे करना है तो मुझे नीडल पकड़ के ऐसे कुछ मैन्योवरिंग करनी पड़ती है, जिससे कि टिश्यू के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है और टिश्यू फट जाता है। पर्टिकुलरली किडनी में जो ऑपरेशन कर रहे थे और किडनी के कैंसर ऑपरेशन कर रहे थे, तो जब ऑपरेशन में हम सूचरिंग टाके लगा रहे थे तो वो लैप्रोस्कोपी से बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। ओके। जो ऑफ कोर्स टाइम लगता है, सीख जाते हैं लोग, जी सर। बट वो प्रिसीजन नहीं मिल पा रहा था। ओके। तो सेकंड, लैप्रोस्कोपी में विजन 2D होता है। जैसे मुझे दिख रहा है कि आप आगे पीछे बैठे हो, मैं 3D विजन होता है, नॉर्मल आईज का 2 आई दिखती है हमें। लेकिन लैप्रोस्कोपी में 1 आई होती है, तो मैं डेप्थ का अंदाजा नहीं लगा पाता, तो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं हो पाती। तो लैप्रोस्कोपी का रोल था, जैसे पथरी के ऑपरेशन है अच्छे से हो रहे हैं, उसमें कोई बहुत फाइन प्रिसीजन नहीं चाहिए होता हमें। जो ग्रॉसली हर्निया के ऑपरेशन होते हैं उसमें हमें कोई फाइन प्रिसीजन नहीं चाहिए था। बट जब हम कैंसर ऑपरेशन कर रहे थे तो हम चाह रहे थे कि हमें थोड़ा फाइन मूवमेंट मिले, थोड़ा फाइन हमारा एक्यूरेसी हो। तो फिर रोबोट आया। रोबोट क्या है? रोबोट एक लैप्रोस्कोपी का ही माध्यम है। उसमें भी 3-4 छेद करते हैं, उसमें भी दूरबीन जाती है, उसमें भी उसके इंस्ट्रूमेंट जाते हैं। केवल क्या अंतर है, जो रोबोटिक का इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा वो पतला इंस्ट्रूमेंट है, 5 mm का इंस्ट्रूमेंट है। तो मेरा 5 सेंटीमीटर का हाथ 5 mm का हो गया, पतला सा हो गया। ठीक है। बट उसके आगे मैंने रिस्ट लगा दी एक पतली सी छोटी सी, जिससे जो मेरे मूवमेंट्स होते हैं ओके। गोल घुमाने वाले, हाँ। वो सारे मूवमेंट रोबोट रेप्लिकेट कर लेता है। वही आर्म वो जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेती है, जिससे मेरा सूचरिंग बहुत अच्छी हो गई। इसी को उन्होंने बोल दिया, रिस्ट बोलते हैं इसको, हाँ। उसको एंडोरिस्ट बोल दिया कि दूरबीन से गई अंदर रिस्ट हो गई एंडोरिस्ट। तो जो एंडोरिस्ट टेक्नोलॉजी है, इसी ने रोबोट को प्रमोट किया, रोबोट को प्रिसाइज किया। साथ में रोबोट में जैसे हमारी 2 आंखें होती हैं, हमारी 2 आंख होती है तो हम चिड़िया, हमारे चिड़िया की 2 आंख होती है, तो अगर 2 आंख होती है तो हम लोग डेप्थ परसेप्शन कर पाते हैं। ठीक है। इसको हम स्टीरियोप्सिस बोलते हैं। लैप्रोस्कोपी के लिए 1 ही आंख होती थी। रोबोट के कैमरा में 2 आंखें होती हैं, जिससे वो डेप्थ को परसीव कर पाता है। तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ गया, तो मुझे 3D विजन मिल गया। तो मेरा एंडोरिस चल गया, मेरा 3D विजन मिल गया, मुझे 10 टाइम्स 4 टाइम्स अच्छा दिन लगा। इससे क्या हुआ कि मेरा प्रिसीजन सर्जरी का बहुत अच्छा हो गया। मैंने खराब हिस्से को निकाल दिया और बॉडी के जो अच्छा हिस्सा है उसको बचा लिया। इसी वजह से रोबोटिक सर्जरी पर्टिकुलरली कैंसर फील्ड में स्पेशली बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए। और आज की डेट में मोस्ट गवर्नमेंट पैनल्स और मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेस रोबोट सर्जरी कैंसर की फील्ड में कवर करते हैं। इसके अलावा जब रोबोट आया तो हम जो पेल्विस की यूरोलॉजी में सबसे रोबोट आया, आपने पूछा ना रोबोट कैसे आ गया यूरोलॉजी में, तो इस पे आते हैं कि यूरोलॉजी जो है, हम लोग यूरिन का रास्ता नीचे के हिस्से में होता है पेट के, ठीक है। वो नैरो होता है, पेल्विस होता है, नैरो हिस्सा होता है। तो उसमें हमारा हाथ जा ही नहीं पा रहा था, इतने बड़े हाथ थे। तो रोबोट जो है पतले हाथों के द्वारा उसके अंदर पहुंच गया और उसने वही सर्जरी जो मैं अपने अच्छे बड़े हाथ से करता वो अच्छे से कर दी। इसीलिए जो पहली सर्जरी रोबोट से सफल हुई, पर्टिकुलरली पॉपुलर हुई, वो प्रोस्टेट कैंसर की थी। ओके। क्योंकि प्रोस्टेट बहुत छोटा सा ग्लैंड है, आगे बात करेंगे, बट वो नीचे मर्दों के बिल्कुल पेनिस के पीछे पेल्विस में होता है और वहां पर हाथ लेके पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो जब दूरबीन से गए तो वो विजन हमारा बहुत अच्छा हो गया और अब बहुत प्रिसाइज सर्जरी कर पाए। सर ये तो बेनिफिट हो गए। एक सबसे बड़ी जो बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, वो भी बताइए सर। तो बड़ा अच्छा बात पूछा आपने। हमें कौन लगता है afford कि कर पाए और कौन- टेक्नोलॉजी कम्स विद द कॉस्ट, हमें बड़े बोलते हैं, बट हमें समझना है कि रोबोट की जो कॉस्ट है वो दिन पर दिन कम हो रही है। जैसे आप बताइए, पूरे जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, मार्केट हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, तो जैसे पहले कभी आईफोन नॉन अफोर्डेबल था इंडियन पॉपुलेशन में, और आज हम कितने लोग आईफोन चला पाते हैं। आईफोन अमेरिका से बन के आ रहा है, हम सबको बेच रहे हैं। आज की डेट में जो फर्स्ट रोबोट था दुनिया में बना, वो अमेरिकन रोबोट था, उसका नाम डाविंसी XI है। Okay. उसके पास 20 साल का पेटेंट था और 2022 के बाद से, जो खत्म हुआ है 20 साल बाद, बहुत सारे रोबोट्स आ गए। इसमें इंडियन रोबोट भी है जिसका नाम SSI मंत्रा करके है, और एक मेरिल कंपनी है गुजरात में, उसका मीजो करके रोबोट है। तो 2 मेड इन इंडिया रोबोट हमारे पास ऑलरेडी हैं। ओके। इसके अलावा 2 चाइनीज रोबोट हैं जो कि काफी सिमिलर हैं एक्यूरेसी में इंडिया अमेरिकन रोबोट के साथ। उतने कंपेटेबल है सर? सब कुछ सेम कंपैटिबल है एक्चुअली, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर है। आप मान के चलो इतना अंतर है कि एक तरफ अगर आप मर्सिडीज या BMW ड्राइव कर रहे हो
हो और एक तरफ आप फॉर्च्यूनर ड्राइव कर रहे हो, तो इतना अंतर तो है। लेकिन दिन पर दिन जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अमेरिकन रोबोट मोस्ट स्टैंडर्ड रोबोट है, सबसे अच्छा रोबोट वही है। बट जो नए पिछले 6 महीने में चाइना से 2 नए रोबोट आए हैं। एक का नाम मेडबॉट है, जिसको टुमाई बोलते हैं, ओके और दूसरा एच कंपनी का है। ये अभी भी लॉन्च हुए रिसेंटली इंडिया में, और कुछ कुछ सेंटर में लगे हैं। तो इनके आने की, और अब एक जापान का रोबोट है, वो भी रेडी है इंडिया में लॉन्च होने के लिए। तो इट इज लाइक कि जैसे आप ना नई गाड़ियां आती है और गाड़ी चलती हैं और लोग भी पहले गाड़ी में नहीं चलेंगे, पेट्रोल खर्च होगा, क्या होगा पता नहीं, जी जी बट ग्रेजुअली कार बिकेम वेरी एक्सेप्टेबल अडॉप्टेबल। किसी ने पूछा नहीं कार महंगी है। उसी तरह टेक्नोलॉजी भी इंडिया की हेल्थ केयर में ऐसी ही आ रही है। और जो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर हम अमेरिकन रोबोट की करें, जिसकी हमें लग जाती है, एक पेशेंट को चार्ज करते हैं, तो मोस्टली वो कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में है या सरकारी बड़े हॉस्पिटल में है। अगर हम सरकारी बात करें, एम्स जैसे की, तो वहाँ ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। वहाँ मरीज से कुछ भी चार्ज नहीं किया सर जाता। मान के चलते एक नॉर्मल कोई भी आप सर्जरी बताइए प्रोस्टेट की, जो कैंसर की, वो अभी कितने में कितना कॉस्ट कर रही तो अगर हम वो सरकारी करते हैं तो वो बहुत फ्री होती है, ऑलमोस्ट, गवर्नमेंट से कम्प्लीटली सब्सिडाइज है। अगर हम कॉर्पोरेट में करते हैं तो उसमें अराउंड खर्चा 5 लाख आता है, जिसमें कि 2 लाख रुपए रोबोट की कॉस्ट होती है। तो एक जनरल कॉर्पोरेट अस्पतालों का एक जनरल गाइडलाइन आइडिया है कि 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं रोबोट की कॉस्टिंग में। बट अगले 1 या 2 साल में जिस स्पीड से नए रोबोट्स इंस्टॉल हो रहे हैं, है? ये कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। और अब डिस्कशन है ये कॉस्ट 1 लाख रुपए लाई जाए। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है बता दूं मैं, हाउ डज द रेवेन्यू वर्क्स है, कि कोई भी आपकी सर्जरी अगर एक्स कॉस्ट की है या 100 रुपए की है, तो उसमें अगर आपको उसका रोबोटिक ऐड करना है, तो वो एक अस्पताल वाले या जो जिसका भी इंस्टीट्यूशन है, वो एक कॉस्ट ऐड कर देते हैं कि रोबोट यूज करने की कॉस्ट ये रहेगी। ओके जो अभी कॉर्पोरेट से 1.5 से 2 लाख रखा हुआ है मोस्टली, क्योंकि वो आर्म्स के ऊपर है, कितना आर्म यूज हुई, कितना सामान यूज हुआ। बट एक एवरेज कॉस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए आती है। बट वो कॉस्ट धीरे धीरे अगले 1-2 साल में 1 लाख तक आने की काफी हाई उम्मीद है। और विद ग्रेजुएट और ये कम हो जाएगी जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी चीपर होगी, तो फिर वो चीजें हमारे साथ जुड़ेगी। बट हमें समझना है कि जहाँ रोबोट का फायदा है, वहाँ हमें रोबोटिक सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अच्छा सर, एक और मेरा पर्सनल कंसर्न है। एक पता नहीं है, मैं ज़्यादा सोचता हूँ यार, डॉक्टर्स भी इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे एआई इंट्रोड्यूस हो गया सर, सो विल इट रिप्लेस सर्जन्स अलोंग विद रोबोटिक्स? तो ये बहुत अच्छी लाइन पूछी है आपने। तो अभी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एआई आगे बढ़े एंड वी ऑल वर्क टुवर्ड्स एआई को इवॉल्व करने के लिए, डेटा देने के लिए। एआई एक डेटा ड्रिवन साइंस है, जिसमें हमने डेटा दिया कंप्यूटर को और उसने उसको रेप्लिकेट किया और उसने रिजल्ट बताया। ह्यूमन बॉडी में बहुत हाई वेरिएशंस हैं, ह्यूमन बॉडी और कैंसर में सुपर हाई वेरिएशंस हैं, जिसकी वजह से हम आज भी एआई को पूरी तरह ट्रेन नहीं कर पाए। हम परसेंटेज बात करते हैं कि मेरा ये एआई मॉडल 97% एक्यूरेट है, ओके 95% एक्यूरेस है, बट वो पूरी तरह ह्यूमन थिंकिंग को रिप्लेस नहीं कर लाइक पाया वी है। स्टिल नीड ह्यूमन थिंकिंग। हाँ, ओके लेकिन इसीलिए मैं एआई को हमेशा बोलता हूँ कि एआई इज असिस्टेड इंटेलिजेंस या ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस, इट इज नीडेड। जैसे 20-30 साल पहले कंप्यूटर आया था, उसने हमें हेल्प किया, कैलकुलेटर के ऊपर बढ़े हम, हमारी कैलकुलेशन फायदा हो तो हम और ज्यादा सोच पाए, हम और ग्रो करें। इट विल हेल्प अस ग्रो। हम चाहते हैं कि कुछ बेसिक चीजें एटलीस्ट एआई से हो जाएं, वो भी हम बहुत परफेक्टली अचीव नहीं कर पा रहे अभी। पिछले हफ्ते ही जॉन हॉपकिंस ने फर्स्ट केस किया दुनिया में, जिसमें उन्हें एआई से कॉलेसिस्टेक्ट एआई से रोबोट को ट्रेन किया, और उसने पहला गॉल ब्लैडर पथरी, क्योंकि ना पथरी से ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशन रोबोट ने खुद पूरा इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किया वाज इट सक्सेसफुल? उसके ऊपर सक्सेसफुली। बट उसके ऊपर उसको 18,000 सर्जरियां ट्रेन की गई। एंड आज भी साइड में खड़े थे कि अगर वो कुछ भी अगर करता है रोबोट, तो वी आर देयर टू एकदम करेक्ट इट, रिप्लेस इट। ओके तो यस, तो हमेशा बोलते हैं कि अ सर्जन और अ डॉक्टर, तो एआई विल नॉट रिप्लेस अ सर्जन और डॉक्टर राइट नाउ टुडे, बट a surgeon or a doctor who is knowing AI will replace the other surgeon. So we have to evolve, we have to learn AI, but अभी AI इतना सक्षम नहीं है कि वो पूरी तरह हमें रिप्लेस कर दे। लेकिन अगर डॉक्टर है जो AI को जानता है, उसको यूज कर पा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसको एक एज मिल जाती है मरीजों का ट्रीटमेंट करने में, टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में, जिससे कि वो जो बाकी डॉक्टर्स हैं जो ये चीज नहीं, आई थिंक ये सेम इंजीनियर हर फील्ड के लिए है, वो उसको शायद उससे आगे बढ़ जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपको क्या लगता है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे मेडिकल में जिनको एआई रिप्लेस कर सकती है? जैसे मुझे लगता है पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी को थोड़ा इफेक्ट करेगा एआई, मुझे पर्सनली लगता तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। एआई का जो स्टार्ट हुआ था वो रेडियोलॉजी से हुआ था और वो धीरे धीरे पैथोलॉजी पे गया। इसका रीजन क्या है कि ये दोनों एक फिक्स चीज पे काम करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है कि वही वो उसने पढ़ा, इमेज को देखा और उस इमेज में कुछ क्राइटेरिया सेट है सिस्टम में, और उसने बता दिया कि भैया ये कैंसर है या नहीं है, या कि स्टोन है या नहीं है, जो भी उसने कंप्यूटर बेस्ड है, अभी कंप्यूटर बेस्ड है। तो अब जो हमें समझना है कि यस, एआई का बहुत हाई यूटिलाइजेशन है, और हम बहुत बार बोलते हैं कि एआई विल रिप्लेस रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, बट हमें इसमें 2 चीज समझनी है। पहली कि अगर आपका एक्सरे रिपोर्टिंग
या सीटी रिपोर्टिंग किसी एआई ने किया है और उसने बोल दिया ये कैंसर नहीं है और हमने उसको ऑपरेशन कर दिया और वो नॉन कैंसर की तरह समझ के करा और उसमें कैंसर आ गया, तो उसकी मेडिको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये क्लियर नहीं है आज की दुनिया में कि एआई को अगर रेडियोलॉजी रिप्लेस करता है तो उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगी? कंपनी लेगी, क्योंकि हर कंपनी 97%, 95%, वो 3% का जो केस है या वो 5% का जो रेशो है वो कौन हल करेगा मेडिको लीगली? नंबर 1। नंबर 2, जो एआई का एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन है वो है कि ऑगमेंटेशन मीन्स कि जैसे मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं नया पढ़ के आया हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, अभी मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, मैंने एक एमआरआई पढ़ा, मेनली मुश्किल होता है एमआरआई पढ़ना, ठीक है। सीटी और एक्सरे अल्ट्रासाउंड तो सब पढ़ सकते हैं, एमआरआई बॉस्कोप है, एमआरआई इज मोर डिफिकल्ट टू रीड, मोर ट्रेनिंग इज नीडेड। तो मैंने एक एमआरआई पढ़ा और मैंने सपोज स्पेशली प्रोस्टेट बहुत आ रहा है ये ईयर हेल्थ में, जी। तो प्रोस्टेट मुझे लगा, देखा मैंने एमआरआई पे और उसमें स्कोरिंग करते हैं कि भाई 1 2 3 4 5 ऐसा मोटा मोटी, और मैंने बोला कि स्कोर 3 4 5 कैंसर है और 1 2 कैंसर नहीं है, बड़ा सिंपल गाइडलाइन है और उसका एक फिक्स पैटर्न है कि 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4। अब 3 बीच का हो गया, डाउटफुल होता है। अब रेडियोलॉजिस्ट ने एमआरआई पढ़ा और वो कंफ्यूज्ड है कि पता नहीं यार ये थोड़े फीचर 3 के आ रहे हैं, थोड़े 2 के आ रहे हैं, थोड़े 4 के आ रहे हैं, अब मैं क्या रिपोर्ट करूं? तो मैं समझ नहीं आ रहा, तो वो ग्रे जोन रिपोर्ट कर देता है कि 3 लिख देता है या 2 3 स्लैश डाल देता है, तो वो, लेकिन अगर उसके पास वो सॉफ्टवेयर है जो उस एमआरआई को पढ़ने वाला है और अगर वो बोल देता है कॉरेक्टली कि नहीं ये मुझे लगता है कि ये 2 है, ये मतलब ये 4 है, तो दैट इट मोर कॉन्फिडेंट। इस सिस्टम ने 1 लाख एमआरआई पढ़ रखे हैं और अब ये मुझे बता रहे देख के कि इसके हिसाब से 2 या 4 है, तो जो एक्सपीरियंस उस रेडियोलॉजिस्ट को 1 लाख एमआरआई पढ़ने के बाद मिलता, वो एक्सपीरियंस उस सॉफ्टवेयर ने उसको पहले ही दे दिया। तो ये है कि वो सॉफ्टवेयर की जो रीच है वो हर एक रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प करेगा, स्पेशली इसका रोल इंपॉर्टेंस लिए मेडिको लीगल जो रिपोर्टिंग है, अगर रिपोर्टिंग गलत हुई और बाद में कुछ हुआ और बाद में किसी मरीज ने फाइल कर दिया, तो एटलीस्ट ही बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट कि मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये लग रहा है मुझे, और मेरा जो सॉफ्टवेयर है जिसने जो कि एक पेटेंटेड है, एफडी अप्रूव्ड है, ट्रेंड है, वो भी यही कह रहा है। तो अगर हम दोनों ये कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से कैंसर नहीं था, तो अगर बाद में ये कैंसर निकला तो वो तो 1% केस वाली पॉसिबिलिटी है, बट 99% इसमें नहीं था। तो ऐसे ही पैथोलॉजी, तो दोनों चीजें रिपोर्टिंग को एनहांस करती हैं, ऑगमेंट करती हैं, डॉक्टर को मोर कॉन्फिडेंस देती हैं। जैसे रोबोट हमें सर्जरी करने का मोर कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि मेरा हाथ पतला हो गया, मेरा प्रिसीजन बढ़ गया, मेरा विजन अच्छा हो गया, ऐसे ही ये दोनों टेक्नोलॉजीज रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी को मोर हेल्प करेंगी टू गिव देम मोर प्रिसाइज रिपोर्ट। सो इट इज द नीड ऑफ आर कि हमारी रिपोर्टिंग अच्छी हो। इसका स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ मेडिकल लीगल कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ बहुत हाई यूटिलिटी है। इंडिया में जैसे जैसे मेडिकल लीगल दिक्कतें बढ़ रही हैं उसमें और इसका यूटिलिटी है। नंबर 2, जो सेकंड फायदा अस्पताल को होगा, सिंपल चेस्ट एक्सरे करने की रिपोर्टिंग में एक रेडियोलॉजिस्ट 6 मिनट लगा देता है। ओके। भले ही आजकल हमने वो टाइप करना है, टाइपिंग बंद, बहुत सारी टाइपिंग बंद हो गई है दिल्ली वगैरह में, तो अब वो क्या करते हैं, वो माइक से बोलते हैं रिपोर्ट, लाइक दे हैव अ कॉर्ड फोन विद देम, और वो ऑटोमेटिक वॉइस इंटरव्यू टाइप कर रहा है, जैसे वो सब आ गया आज के लिए में, तो तब भी उसको बोलना पड़ रहा है ना रिपोर्ट, द पेशेंट एक्सरे इज नॉर्मल, मीडिया सिनेम इज नॉर्मल, पूरी एक लाइन बोलना पड़ रहा है पैराग्राफ को। या फिर कुछ लोग प्री टेम्पलेट टाइप होती है, उससे वो टाइपिंग 2-3 फाइंडिंग कर देते हैं, उसमें पता है कितना एरर होता है, लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें लिखना या करेक्शन करना। तो वो सब चीजें जो है स्पेशली बेसिक एक्सरे रिपोर्टिंग और बेसिक अल्ट्रासाउंड रिपोर्टिंग जो है वो एआई अगर करता है, तो आपका रेडियोलॉजिस्ट जहाँ टाइम लगा रहा है सीटी और एमआरआई का नंबर्स की रिपोर्टिंग बढ़ जाएगी, लोड कम हो जाएगा। ओके सर, अभी मैं एक बार ना मेन सेल्स के बारे में हम थोड़ा सा खुल के बात करना चाहते हैं। सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, डू यंग मेन और बॉयज अफ्रेड टू विजिट अ यूरोलॉजिस्ट? तो इसका आंसर 100% यस है। ठीक है, तो नो वन वांट्स टू गो टू अ यूरोलॉजिस्ट। जैसे हमारे सोसाइटी में साइकेट्री एक टैबू है कि हम अगर साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक से निकलेंगे तो हमें पागल ही हम तो पागल ही हैं, मतलब कोई दिक्कत चल रही है पागल वाली। अगर हम किसी यूरोलॉजिस्ट के पास दिख रहे हैं या फिर यूरिन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, यंग लड़का, तो उसको कोई दिक्कत हुई है तभी तू वहां गया है। तो ये एक बड़ा सैड पार्ट है और मैं इसको बड़ा, ये मैस्कुलिनिटी को भी थोड़ा सा वो करता है, हिट करता है। और ये मैं बड़ा इस पे बड़ा सैड है कि हम लोग जैसे इंडिया ग्रो हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, विमेन्स हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, एंड हमारे ना ऑलरेडी विमेन्स को एम्पावरमेंट का हम बात करते हैं, तो विमेन हेल्थ की बात करते हैं हम लोग, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हम सब ने, सोसाइटी ने एक टोटली हमने एक मूवमेंट चलाया है। ठीक है, एंड इट इज नीडेड, ऐसा नहीं इट इज नॉट नीडेड, मतलब ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कैंसर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एवरीथिंग इज नेसेसरी। इट इज अ गुड मदर इज अ मदर ऑफ गुड नेशन बेसिकली सोसाइटी। तो शी इज द पिवट ऑफ द सोसाइटी। बट साथ में हम कहीं ना कहीं इस वुमेन्स हेल्थ के लिए दौड़ते दौड़ते हेल्थ भूल गए, आदमियों पीछे, आदमी की हेल्थ को हम पीछे। तो हमारे अंदर एक ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्राउड होता है, प्राइड होता है कि हम मेन हैं, हमें कुछ नहीं होगा, आदमी को दर्द नहीं होता, आदमी कभी रोता नहीं, वो मैस्कुलिन एक वो है ना, माइंड में बना रखा है हमारी सोसाइटी ने। इसकी वजह से हम बहुत चीजें नेग्लेक्ट करते हैं,
नंबर 1 ओके कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हम्म होगा। फिर अगर हम जाएंगे तो पता नहीं क्या परसेप्शन होगा, डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे। इस पूरे कारण से हमारी मेंस हेल्थ बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो जाती है। हम बहुत बार सेक्सुअलिटी को, मैस्कुलिनिटी को और इनफर्टिलिटी को, ये 3 अलग-अलग चीजें हैं बिल्कुल। मैस्कुलिनिटी, सेक्सुअलिटी और इनफर्टिलिटी, इन तीनों चीजों को हम एक ही अम्ब्रेला डाल देते हैं और कंफ्यूज कर लेते हैं कि भैया अच्छा अगर मेरी दाढ़ी मूछ नहीं आ रही अच्छे से तो मेरी मर्दानगी कम है, या मेरी अगर मेरे मसल्स नहीं है तो मेरी इनफर्टिलिटी हो जाएगी मुझे, या मेरा इरेक्शन डिसफंक्शन खराब है तो फिर मैं इनफर्टाइल हूँ, मेरे बच्चे नहीं होंगे। तो हमें इन सब में कभी डिस्कस नहीं किया और आजकल भी हम डिस्कस नहीं करते। और हम बनाते तो हैं, अभी हमने मेंस डे बनाया है, पिछले जून में, नवंबर में बनाते हैं हम लोग, कुछ कुछ करते हैं, बट उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कल हमने फादर्स डे बनाया अभी रिसेंटली जून में। जी तो फादर्स डे बनाने का एक पर्पस ये भी है कि नॉट ओनली वी एक्नॉलेज आवर फादर्स बट वी ऑल्सो एक्नॉलेज देयर हेल्थ, दैट दे शुड ऑल्सो बी हेल्दी। दैट Sir- इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। Sir, as a urologist, you have probably heard questions men would never ask or tell their wives or their friends. So, what do they actually fear? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जब भी हमारे प्राइवेट में कोई गांठ होती है, कुछ भी कोई दाना होता है, कुछ भी हमें रैश होता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। Okay. हम आस पड़ोस के केमिस्ट से क्रीम ले लेते हैं चुपचाप, हाँ नहीं तो हम बहुत इजीली प्रे हो जाते हैं, जो कि क्वैक प्रैक्टिशनर्स के, हाँ कि भाई किसी दोस्त ने बता दिया, किसी ने बता Okay. दिया कि भैया वहां चले जाओ और वो कोई चूरन पाउडर दे देगा तुम्हें और तुम वो लगा लो और वो ठीक और हो वो ठीक हो जाएगा। जाएगा। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कि नॉर्मल सोसाइटी के साइड सोसाइटी से ड्रिवन है, Okay. ताकि इसको पता ना लगे। तो सबसे पहली चीज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि अगर हमें कुछ भी ऐसा होता है तो देर इज नथिंग टू हाइड, नंबर 1। देर इज नथिंग टू गेट ऑफेंडेड उसके लिए। जैसे कि गायनेकोलॉजी एक सर ब्रांच वो है। मुझे लगता है कि वो खुद ऑफेंड नहीं होते, या वो डरते हैं कि दूसरा मेरे को जज करेगा एक। हाँ, हाँ तो कि भाई मैं मेरे नथिंग, पेनिस के बारे में बात हाँ, करूंगा या मैं किसी भी प्राइवेट पार्ट के बारे में हाँ बात बात करेंगे। करेंगे तो मैं बुरा लगूंगा। यस, तो वो सब जैसे फीमेल्स के लिए गायनेकोलॉजिस्ट एक प्रॉपर ब्रांच है, चल रही है, चल कोई डिस्कशन नहीं होता कभी आज तक। नहीं इस जब बनी हुई तो बहुत टैबू होंगे शायद, है ना, जच्चा बच्चा की डॉक्टर बोलते हैं हम उसको, बड़े आराम से बोलते हैं। ऐसे ही यूरोलॉजिस्ट एक मेंस हेल्थ का डॉक्टर है, जो उसके जो मेंस हेल्थ पर्टिकुलरली उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी टेक केयर करता है, और उसमें आपकी सेक्सुअलिटी, मैस्कुलिनिटी उसका मेन कंपोनेंट होता है, जो एक यूरोलॉजिस्ट डील करता है। तो पहला काम है कि जब अगर फीमेल एक गायनी को दिखाने जा सकती है, तो एक मेल हीरो को दिखाने क्यों नहीं जा सकता? क्यों हमें समझना है, क्यों हमें जज सोच रहे हैं कि हमें जज करेगा कोई? देखो लॉट ऑफ इश्यूज। आप ये सोचो कि अगर आप यूरिन के, अगर आपको फॉर नेक्स्ट टाइम फर्स्ट थिंग दैट डू है, जो भी है, बट फिर भी आप ऐसे सोसाइटी में रहते हो, अगर ऐसे घर में रहते हो, यहाँ पे जाने से आपको डर लगता है, या आपको लगता है कि बहुत सुपर बहुत सुपरस्टिशियस सोसाइटी है, बहुत ओल्ड ट्रॉडन सोसाइटी है, तो एक किडनी का स्टोन का मरीज भी यूरोलॉजी में जाता है, इसका किडनी का स्टोन है, तो यू कैन ऑलवेज ओवरकम दैट फैक्ट कि भाई वहाँ खाली सेक्सोलॉजी डॉक्टर पेशेंट नहीं जाते, वहाँ पे यूरिन डॉक्टर्स भी जाते हैं, किडनी स्टोन, किडनी में कोई दिक्कत हो वो भी जाते हैं। एक तरफ सर हम एआई की बात कर रहे हैं कि हम इतने आगे चले गए, रोबोटिक्स आ गए, और एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि एक नॉर्मल लड़का 20-22-25 साल का या 30 साल का वो एक यूरोलॉजिस्ट के पास जा ही नहीं सकता सोसाइटी में। सो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा ना। तो यही सोसाइटी है कि दिस इज अ डेवलपमेंट, ग्रेजुअली वी आर डेवलपिंग, बट हमारा एजुकेशन और लिटरेसी, आई थिंक ये पर्पस जो आज की वीडियो का यही है बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे आपके थ्रू बहुत सारे लोग, हमारे व्यूअर्स जाने जी कि कि हम लोग बहुत साइंस में तो बात करते हैं रोबोट की और एआई की, और हम आज भी अपने दिल में बहुत सारी चीजें लेके छुपा के बैठ जाते हैं, और बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं। और अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी एक मेरे पास पेशेंट आया, 39-year-old गाय, नॉट यंग गाय है ना, 39-year-old गाय, ओके एंड he was in a sort of he was in a lot of events and company marketings में होता था वो, and he used to have some MBA, पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं, MBA, ठीक है, and he was sexually active, he was he had some sort of unhealthy habits as well, ओके but and he had developed rash, everything bad in the private area, but he never bothered, उसने किसी से आज तक बात नहीं करी ही नहीं। इग्नोर जब जाके कि वो पूरा बुखार हो गया, बहुत बढ़ गई चीजें, बहुत ज्यादा खराब हो गई, तब जाके वो, जबकि वो एक लर्नड फैमिली का लर्नड बच्चा, हम बोले अनपढ़ है, एजुकेशन है, बट MBA वाला, एंड स्टिल ही वाज इग्नोरेंट टुवर्ड्स हिज प्राइवेट पार्ट्स, टू द एक्सटेंट कि वो बीमारी इतनी आगे बढ़ गई, उसको ग्रॉस इन्फेक्शन आया, उसमें कैंसर डाउट शुरू हो गया, एंड देन ही केम टू अस। तो इट इज नॉट अबाउट कि हम एजुकेशन करें, हम एआई की बात करें, बट हम अपने लिए विजिलेंट रहते, हम जैसे आप ना, हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते रहते हैं कि ये तो ठीक है, ये तो मेरी, अगर मैं जाऊंगा या डिस्कस करूंगा तो ये मेरी, मुझे कोई जज करेगा मेरी मैस्कुलिनिटी को। सर दिक्कत एक ये भी है ना, जैसे आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बॉयज मॉनिटर्स वो होता है। ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन अगर इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो मिल नहीं रही। एक आदमी के लिए सेक्स एजुकेशन का मतलब मुझे लगता है कि उसका सोर्स सिर्फ पोर्न है ना। पोर्न इज द ओनली सोर्स फॉर हिम टू गेट सेक्सुअली
एजुकेटेड। लेकिन वुमेन्स के लिए अलग है सर, उनके लिए उनके घर पे जैसे एक फीमेल को प्यूबर्टी हिट करती है 13 साल में, 12 साल में, 14 साल में, उसकी मदर उसको पूरा हेल्प करती है कि बेटा ऐसे ऐसे पीरियड्स आएंगे, ऐसे ऐसे तुम्हें इसको टेक केयर करना है चीज़ों का, ऐसे तुम्हें हाइजीन मेंटेन कर। और मतलब गोन शादी के बाद भी वो अपनी सास से या उस जो वो होती हैं फीमेल्स कर लेती हैं, इतना कन्वर्सेशन कर लेती, मेंस नहीं करते, उनको बताने वाला ही कोई नहीं है। अगर वो 13 साल की उम्र में एक लड़के को प्यूबर्टी हिट हुई है, वो उस टाइम पे मास्टरबेशन स्टार्ट करता है 15, 16, 17 साल। सो अगर उसको 13-14 साल की उम्र में उसके फादर बिठा के या उसके बड़े भाई उनको बिठा के वो चीजें समझा सके, सो सर डोंट यू थिंक दिस विल बी ए प्रिवेंशन टू? तो आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द आवर ओके। एंड सेक्स एजुकेशन। और एक तो है कि बोलना आसान है सेक्स एजुकेशन, हाँ लेकिन ये होगा कैसे, हाँ, सबसे बड़ा होगा कैसे। होगा कैसे? तो जैसे आपने बोला फैमिली मेंबर्स, यू नो, क्लोज एक्वेंटेंस, ये पहला स्टेप है। सेकंड है कि बहुत बार फैमिली मेंबर्स हिचकते हैं इंडियन सोसाइटी के इस एरिया में, तो आपका स्कूल है, तो स्कूल में सेक्स एजुकेशन को एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसको एक्चुअली सिस्टमैटिकली, ये नहीं कि उसको टैबू क्लास की तरह छोड़ा जाए। जैसे हमारे स्कूल में कैंपेन्स होती हैं, अभी हमने सुना है सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन का कैंपेन चल रहा होगा, सुना होगा आपने, है ना, स्कूल्स में तो चल रहा है वो शुरू से। चल रहा है सर। तो अवेयरनेस है, सर्विक्स एक वजह नहीं कैंसर है, इट इज अ प्राइवेट पार्ट कैंसर, बट स्कूल्स में लग रहा है ना, वो पेरेंट्स आर एजुकेटेड, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि यू नो सर्विक्स की वैक्सीन होनी चाहिए। सेम ऐसे ही मेंस हेल्थ के बारे में, जो सेम वायरस फीमेल्स में सर्विक्स कैंसर करता है, वही वायरस मेल्स में पेनाइल कैंसर करता है, पेनिस कैंसर करता है। Nobody is talking about that. तो नो इज टॉकिंग बिकॉज अब तो हमारे पास प्रॉपर उसकी वैक्सीन जो सर्विक्स वाली है वो मेन में कितना काम करेगी उसका डेटा नहीं है, नंबर वन बात। हमें सारी, क्योंकि फोकस हमारा फीमेल्स पे था, वो मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल्स का, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, पेनाइल कैंसर मोस्ट कॉमन नहीं है। नंबर टू कि अगर हमें जैसे उनके, जब हम फीमेल्स को पढ़ा रहे हैं सर्विक्स कैंसर के बारे में, साथ साथ हमें उनको बताना, जैसे हम बता रहे हैं कि सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं, साथ साथ लड़कों को भी खाली पोर्नोग्राफी या इंटरनेट मटेरियल या सेल्फ ब्राउजिंग पर ना छोड़ के उनको भी सेम बात बताई जाए कि ये जो बैड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, अनहेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, हेल्दी सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको सेफ सेक्स के लिए होना चाहिए, क्या बॉडी का एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैटर्न होता है, अगर वो उनको शुरू से ही सेंसिटाइज किया जाएगा, दैट इज मिडिल ईयर्स ऑफ स्कूल, जैसे 12-13 साल जो मैं बोलता हूँ, वहीं से आप हिट करोगे, तब जाके आप 18-19 पे ग्रेजुअली एक बच्चा समझना शुरू करेगा। फर्स्ट डे हंसेगा वो, सेकेंड डे वो शर्माएगा, बट धीरे धीरे वो समझेगा। चलो सर, ये तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चों को हम ऐसे ऐसे सिखा दें। डू यू थिंक, जैसे सबसे पहले आपने बोला कि पेरेंट्स को हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं, डू यू थिंक सोसाइटी इज रेडी टू हैव दैट कन्वर्सेशन? So society is getting ready. Okay. I will say society is not ready. Society is ready, but society is getting ready. We are talking more and more nowadays. So we always say let men also talk. So yes, we are working in the field where women health is very important. But फेमिनिस्ट ऑफेंड हो रहे हैं। बट आई थिंक ये समझना है कि मेंस हेल्थ के लिए मेन को बोलना जरूरी है, उनको आगे आना पड़ेगा। इट इज नॉट कि उन्हें वायलेंस होना है, कुछ होना है, बट अवेयर होना है, और उसके बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं मेंस हेल्थ के लिए, जो मैं अभी आई थिंक बताऊंगा कॉन्वर्सेशन में आगे। जी सर। कि पहला चीज जो है कि जस्ट व्हेनेवर यू गो फॉर अ शावर, वंस अ वीक, एक बार का जस्ट एग्जामिन योर प्राइवेट, स्क्रॉल थ्रू देम, ऐसे बोलते हैं। 3-4 बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको हमें देखना होता है। अगर हमें कोई भी नोड्यूल, कुछ भी गांठ सा लगे हमारे स्क्रोटम के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर या पेनिस के ऊपर, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ओके, नंबर 1 चीज, ठीक है, मिल लो ना, क्या दिक्कत है। नंबर 2, कभी भी हम कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वो जाती सोसाइटी है, हमारा बिहेवियर है, तो उसके बाद हमें अपने एक फिजिशियन को या यूरोलॉजिस्ट कंसल्ट करना चाहिए कि हे डॉक, मेरे कल मैं आई वाज देयर एंड आई हैड समथिंग विद अ कमर्शियल वर्कर और समथिंग लाइक दैट, और मैं प्रॉपर सेफ प्रैक्टिस नहीं ले पाया था, कुड यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज, आजकल 99% चीजें क्यूरेबल हैं, मोर देन 95% चीजें प्रिवेंटेबल हैं। तो अगर हम सही टाइम पे, इट इज ओनली टाइम विंडो, कि हम उसको इतना ना बढ़ने दें कि वो एक चीज के बाद हमारे कंट्रोल से बाहर चली मतलब जाए। हम प्रिवेंशन पे ही उसको ठीक यस, तो जैसे आज की डेट में आप डॉक्टर हो, मैं भी डॉक्टर हूँ, आप खुद इमरजेंसी मेडिसिन के हो, अगर आपको HIV का प्रिक हो गया तो आप क्या करते हो, प्रोफिलैक्सिस कोर्स के लिए, तो काम खत्म हो जाता है आपका। तो अगर हमें कोई पता है कि अगर हमें एक डाउट है कि हमने एक वर्कर के साथ किया है, कुछ भी हमें ऐसा लगा कि हमारी अनसेफ प्रैक्टिस हुई है एंड देयर इज अ स्ट्रांग सस्पिशन ऑफ HIV एंड समथिंग लाइक दैट व्हिच इज हैपनिंग, तो जस्ट टेक अ प्रोफिलैक्टिक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, दैट्स खत्म। या फिर आप उसमें क्या करते हैं, 1 हफ्ता का कोर्स करा के ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, अगर हमारा टेस्ट आ गया तो साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, वी कैन टेस्ट एवरीथिंग, वी कैन फाइंड एवरीथिंग, बट एक टाइम की वैल्यू होती है। अगर मैंने कोई चीज लेट पता कर ली तो मैं उस प्रिवेंशन वाली विंडो से बाहर चला गया। तो अगर हमने कभी भी कुछ भी ऐसा किया, इट इज ओके
first of all, it is okay not to be perfect. There is no need to be perfect man. There is no perfect person in this world. It is okay. But if it is something happens, just consult your, इतने डॉक्टर्स बन रहे हैं आज की डेट में, इतने सारे फिजिशियंस हैं हमारे पास, just consult. ज्यादा consult your friends, consult your physicians, doctors, talk to them. If you talk, you'll get to know more. Google पढ़ो, मैं मना नहीं करता कभी गूगल पढ़ने के लिए, चैट जीपीटी से पूछो कि क्या होगा, बट आखिर में क्या होता है, गूगल जब भी कुछ लिखे नीचे कैंसर लिख देगा और आपकी रात क्यों खराब हो जाएगी, है ना। अगर मुझे खुजली भी हो रही है तो भी वो बता देगा आपको कैंसर है। तो यस, अवेयरनेस अच्छी है, ओवर अवेयरनेस खराब है। तो हर एक चीज कैंसर नहीं है, वो मिथ बन जाता है ना, बाद वो मिथ बन गया, हाँ। ओवर अवेयरनेस मिथ बन जाता है। मिथ बन जाता है वो। तो समझना ये है कि आप करो काम, लेकिन बात करो डॉक्टर से, लेट हिम टॉक टू यू। सर मैं एक कोट में एक चीज पढ़ूं, अब बताना। अभी 2025 और 2026 का एक साल का डाटा है। 2.8 करोड़ टू 3 करोड़ कपल्स आर अफेक्टेड बाय इनफर्टिलिटी। इज इट? बिल्कुल सही फैक्ट है ये। तो जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, हमारी ग्रोथ बढ़ती है, साथ साथ हमारा वर्कलोड बढ़ता है और हमारा स्ट्रेस, ये पर्टिकुलरली ट्रू होता है स्पेशली कॉर्पोरेट जॉब्स के लोगों के लिए, या फिर जो रैपिडली ग्रोइंग करियर फेज में है। सर अगर 20-25 साल में किसी की शादी हो रही है, 25 साल तक मान के चलिए कोई मतलब कंसीव करने का ट्राई कर रहा है, 25 साल में तो मतलब स्ट्रेस लेवल होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जो हम बात कर रहे हैं। सो मे बी क्या वो एक फैक्टर, पोर्न एक फैक्टर हो सकता है इसका? तो अब अभी हम कंफ्यूज, हम तीन चीज कंफ्यूज कर रहे हैं। एक है इनफर्टिलिटी, एक है मैस्कुलिनिटी और एक है सेक्सुअलिटी। ओके, अभी तीनों समझते हैं, डिस्कशन पहले शुरू हुआ था। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी मतलब क्या है कि मेरे इनफर्टिलिटी मतलब कि मेरे ब्लड के, मेरे जेनेटिक्स से नेक्स्ट बच्चा मेरे जीन से पैदा हो सकता है, हाँ या ना। दैट इज ओनली फर्टिलिटी, कि मैं फर्टाइल हूँ या नहीं, कि मेरे जेनेटिक्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसक्राइब होते हैं या नहीं। ओके, उसका सेक्स से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, उसका मेरी मैस्कुलिनिटी से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ठीक। तो ये हमारा हो गया फर्टिलिटी। जब भी हम कपल्स की इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, तो उस फर्टिलिटी में जो सबसे जब हम उनको इनफर्टाइल लेबल कर देते हैं, तो उसके क्राइटेरिया होते हैं कि किस कारण से इनफर्टाइल है। क्या पता कि उसका सीमेन नॉर्मल है, स्पर्म नॉर्मल है, मदर का एग भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, बॉडी के अंदर सब नॉर्मल है, बट क्योंकि वो एक ठीक से इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, ठीक से मिल नहीं पा रहे, जिसके कारण वो बच्चा नहीं हो पा रहा केवल, तो हम आराम से हम उसको इनफर्टाइल कर बोलते हैं। बट वो बहुत आसानी से ही IUI करके एक प्रोसीजर होता है IVF में, जिसे वो सीमेन लेते हैं और उसको फीमेल में डाल देते हैं सही टाइम पर, और वो बच्चा आराम से हो जाता है। ओके, तो इनफर्टिलिटी मैं चाहे पॉन देखूं या ना देखूं, मतलब मेरा सीमेंट तो उससे बनना कोई वहीं लेना रहेगा, रिलेशन रहेगा। तो मेरी इनफर्टिलिटी का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है टर्म से, मेरी हैबिट से। ओके, वो मेरी जेनेटिक्स है। ऑफ कोर्स उसमें हैबिट है कि मैं स्मोकिंग है, टबैको है, जो मेरी बॉडी को वीक करता है, स्पर्म ओके, जो मेरे स्पर्म को खराब करता है। विक्की डोनर सबने देखी है ना। तो अच्छा स्पर्म बोलता है ना उनको हमेशा, है ना, कि ये तो वो अच्छा स्पर्म खराब स्पर्म जो होता है, दैट इज अ सेपरेट इशू, कि वो अच्छा स्पर्म क्यों है, कि उसकी मोटिलिटी अच्छी है, उसका देखने में मोर्फोलॉजी अच्छी है, वो उसका न्यूक्लियोमीटर अच्छा है, वो सब हमारे हैबिट से गवर्न होता है। इन द सेंस कि हम टबैको या एंटीऑक्सीडेंट्स क्या ले रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है, हमारी जेनेटिक्स कैसी है पर से। जी, तो वो सब, वो एक इनफर्टिलिटी रिएक्शन हो गया। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी क्या है? सेक्सुअलिटी ये है कि अगर हमारा जो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल हार्मोन है, वो बॉडी में सेक्सुअल फीचर्स लेके आता है, जिसमें कि हमारे बाल आना, दाढ़ी मूछ, हमारी मसल्स का स्ट्रांग होना, बोन को स्ट्रॉन्गर होना, मेन की बोन स्ट्रांग होती है विमेन से, है ना। और नंबर 3 चीज कि हमारे अंदर जो भी अर्जेस आती हैं, डिजायर्स आते हैं, लिबिडो, वो सब आना, लिबिडो आना, हाँ, ये सब टेस्टोस्टेरोन का काम है। तो ये मेरी सेक्सुअलिटी है, ठीक कि है। क्या मेरी सेक्सुअलिटी इसकी वजह से कि मैं कैसा हूँ, कि मेरे डिजायर्स कैसे हैं। तो वहां पर टेस्टोस्टेरोन का रोल है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है कि मेरी लिबिडो बढ़ा रहा है। तो 90% केसेस में अगर हमें लगता है कि हम सेक्सुअली वीक हैं, बट हमारा टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहता है, क्योंकि हमें समझना है कि टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल होने के बावजूद भी हमारी सेक्सुअलिटी हिट हो जाती है, हमें इरेक्शन स्ट्रांग नहीं आते, या हमारा एजैकुलेशन जल्दी हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो साथ में काम कर रही हैं, जिसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, जो डायरेक्टली स्ट्रेस से गवर्न होता है। ओके, तो बॉडी के जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, वो सारे सेक्सुअलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जबकि फर्टिलिटी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वो, समझे। अब थर्ड चीज आई मैस्कुलिनिटी। जो भी मेरे सेक्सुअल फैक्टर्स मेरे एक्सटर्नल फीचर्स बनाते हैं, वो आपकी मैस्कुलिनिटी, वो मर्दानगी है। आप ओके, जैसे कि आपने बाइसेप्स पर्टिकुलरली होगा कि मेरे बाइसेप्स अच्छे हैं, रोले शोले अच्छे हैं, कि मेरी दाढ़ी मुझ ज्यादा आना, वो सब मैस्कुलिन फीचर्स। तो सेक्सुअलिटी की वजह से जो एक्सटर्नल फीचर्स बनते हैं हमारे, वो मैस्कुलिनिटी है। तो ये ओके, 3 अलग अलग चीजें हैं। अब यानी अगर कोई कपल इनफर्टाइल है, बट वो ही कैन बी वेरी वेल एक्टिव सेक्सुअली एंड ही कैन बी नॉर्मली मैस्कुलिन ऑल्सो। Again, if a couple is hindered
बाय सेक्सुअलिटी, मतलब उसका इरेक्शन वीक होता है, एजैकुलेशन वीक होता है, लेकिन उसके अंदर अगर स्पर्म सही बन रहा है तो ही इज फर्टाइल, बट ही इज नॉट कंप्लीटली फुल मैस्कुलिनिटी सेक्सुअलिटी उसके अंदर नहीं है। ओके। तो ये तीनों एक टर्म्स हैं जो आपस में कंफ्यूज होती हैं, बट फर्टिलिटी बच्चा पैदा करने का सिंपल रोल है, और सेक्सुअलिटी और मैस्कुलिनिटी हमारे फीचर्स के ऊपर एक्सटर्नल। तो ये तीनों क्योरेबल हैं? तीनों क्यूरेबल हैं 100%, तो तीनों पूरी तरह क्यूरेबल हैं। तो इनफर्टिलिटी में कॉज होना जाता है उसका कि किस कारण से ये, तो उसमें ऐसा बोलता है कि 70%, ऑफ कोर्स परसेंटेज भी जाऊंगा नहीं मैं क्योंकि अलग अलग डेटा आता है, बट मोटा मोटी बोलते हैं मेन और विमेन दोनों के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी कोई इनफर्टिलिटी बात करते हैं हम 2.5 से 3 करोड़ बोला आपने कपल्स को, तो उसमें मेन फैक्टर भी है, फीमेल फैक्टर भी है, और दोनों फैक्टर भी है कि दोनों में कोई दिक्कत है, और 10% केस में कोई फैक्टर मिलता भी नहीं है, अननोन अननोन इनफर्टिलिटी भी होती है। तो उसमें जो फैक्टर होता है उसको ट्रीट किया जाता है कि अगर मेन में अगर स्पर्म कमजोर बन रहा है या वीक हो रहा है तो उसके रीजंस होते हैं बहुत सारे, कि भाई पहले तो आपका हार्मोन टेस्ट किया जाता है कि हार्मोन्स बॉडी में लेवल ठीक है या नहीं, नंबर 2 आपकी कॉर्ड स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी ठीक है या नहीं, नंबर 3 कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे टबैको स्पेशली, ओके। ये स्मोकिंग जो होता है हमारे केमिकल्स सर अगर हम बात करें स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस, ये तीनों में सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है मेंस हेल्थ? तो सबसे ज्यादा डेंजरस फॉर फर्टिलिटी है स्मोकिंग, स्मोकिंग। सबसे ज्यादा डेंजरस फॉर सेक्सुअलिटी एंड मैस्कुलिनिटी है अल्कोहल, ओके। और सबसे ज्यादा डेंजरस जो कि हमारी ओवरऑल तीनों के लिए इफेक्ट करता है वो है स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस कोई टेंजिबल चीज नहीं है, स्ट्रेस से मुझे स्ट्रेस है मेरे को स्ट्रेस नहीं है, तो स्ट्रेस को मेजर करना बहुत मुश्किल होता वो है, बाय डिफॉल्ट नेचर है। वो बाय डिफॉल्ट है। सोच रहे यार काम कर रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो सड़क पे, तो भी बैकग्राउंड स्ट्रेस तो है ही, तो सही स्ट्रेस तो हमेशा ही है। मैं बोल दूं आप आज स्ट्रेस फ्री हो जाओ, ऐसे स्ट्रेस फ्री होगा नहीं कोई। हाँ, वो एक ह्यूमन नेचर है सर हमारा। और वो एक लेवल से प्रिवेंटेबल है, कहीं ना कहीं बेसलाइन कुछ रहेगा, बट जो स्मोकिंग है, जो टबैको के जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, वो स्पर्म को डायरेक्टली हीट करते हैं और वो हमारे स्पर्म को वीक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मोटिलिटी, उनकी एनाटॉमी खराब हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ खराब हो जाती है। सर एक कोट हमें बताऊंगा सर आपको। स्टडीज शो दैट मोर देन 50% डिक्लाइन इन स्पर्म काउंट सिंस 1970s बिकॉज ऑफ स्मोक। यस, तो स्मोक होने का सबसे मोर खराब देन 50% सर। यस, तो स्मोक टबैको का जो हाइड्रोकार्बन तो सबसे खराब है ना, स्मोक तो बहुत ही खराबी चीज है। रीजन सिंपल ये है कि तंबाकू बॉडी में जाता है और वो निकलता नहीं है। लोगों को लगता है वो सिर्फ लंग्स को खराब करता है, उनका कंसर्न सिर्फ यही रहता है। एग्जैक्टली तो लंग के वो ब्लड के थ्रू जाता है, ब्लैडर कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज है। 90% पेशेंट जो ब्लैडर कैंसर होता है उनको स्मोक करा ही कराना जीवन में कभी ना कभी। और अल्कोहल तो एक बार को लिवर से निकल के निकल जाता है, फिल्टर होकर निकल जाता है यूरिन में। तंबाकू कभी नहीं निकलता, वो बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और वो लॉन्ग टर्म में डैमेज करता है। इसीलिए हाइड्रो तंबाकू को तो बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ही नहीं, और वो इनफर्टिलिटी का बहुत मेजर कॉज है। और सर वेप, ये जो आजकल आ गया वेपिंग, ये क्या है? तो वेपिंग का क्या है, वेपिंग ने क्या करा, अब इसमें बड़ा सिंपल है, पहले हुक्का था इस जमाने में, फिर सिगरेट आई, हाँ सिगरेट आ गई, वेपिंग आ गई। हाँ। तीनों में ही तंबाकू कंटेंट के ऊपर ऐसी गाइडलाइन है कि वो कम हो जाता है, या वो तंबाकू जो है वो फॉर्म में जाता है फिल्टर्ड फॉर्म में, बट ऐसा कोई डेटा नहीं है कि वेपिंग इज कम्प्लीटली सेफ ओवर नॉर्मल सिगरेट। इट इज सेम, यही बात है कि मैं बोलूं कि मैं गुटखा खाता हूँ, या मैं पान में पान मसाला खाता हूँ, है ना, या फिर मैं वो वाला पान खाता हूँ जिसमें कि वो क्या लगाते हैं उसको, सुपारी, और वो लगाते हैं। एक ही फैमिली के भाई तो हैं एक ही फैमिली के भाई हैं, बस एक ज्यादा बदमाश है और एक कम बदमाश है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा अच्छा। So we are safe to say that Indian men are facing a silent sexual and fertility crisis, right? That is what it is. So it is absolutely true. Indian men particularly, क्योंकि वेस्ट में नॉलेज बढ़ रही है जैसे जैसे, तो जो फायदा होता है ना, जैसे हम एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे हम लोग आज बात कर पा रहे हैं, हमें आज से 10 साल पहले बात नहीं करी है, हाँ सोचा ही नहीं, एक्चुअली में सोचा किसी नहीं, ये सारे टॉक्स अभी होते हैं, ये सोसाइटी में बात नहीं होती, बात नहीं कभी। तो उसका रीजन यही है हाँ। कि हम पहले तो ये करते थे, मतलब कि विमेन से लगे हुए थे, और हमने मेन से बात ही नहीं करी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सोच रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग, दिस इज एक्चुअली अ ग्रोइंग फेज। जैसे ना इंडिया इज गेटिंग रेडी, जैसे बोला, तो इंडियन मेन, यस दे आर सफरिंग साइलेंटली, बट नाउ दे आर कमिंग आउट एंड दे आर टॉकिंग, एंड दे आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, दे आर टॉकिंग टू फिजिशियंस एंड ट्राइंग टू गेट दिस सॉर्टेड। आई टोटली एक्सेप्ट कि बहुत सारे लोग नहीं बात करते, बट एज अ डॉक्टर इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन दिल्ली, वी सी lot of patients, young people also, who are coming up now and who even face, they notice even small issue and they just come down to us and ask us, कि doc, everything is really good, or do you want me to get tested, or this is something कि होना चाहिए। ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड। लेकिन सर यहाँ भी तो देखो ना, छोटे शहरों में है ना, छोटे पेरीफेरीज में ये चीजें आप एक्सप्लेन करना, ये पुट अप करना, ये एक अलग चीज है। ये क्वेश्चन या ये टॉपिक ही उठाना एक बहुत, तो आई थिंक ये बढ़ना पड़ेगा आगे, और आई थिंक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम
से हमें ये काम करना है कि हमें अपनी सोसाइटी को ये मैसेज देना है बड़ा क्लियर। एक्सेल मेंस में ना एक मैं जब पढ़ रहा था, जब रिसर्च कर रहा था आपसे बात करने के लिए, तो उसमें मैंने पूछा मोस्ट सर्च क्वेश्चन ऑन इंटरनेट अबाउट मेंस, तो सबसे ऊपर था व्हाट इज नॉर्मल पेनिस साइज ऑफ एन इंडियन मेल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से कि व्हाट इज अ नॉर्मल पेनिस साइज। सो देयर इज नो नॉर्मल पेनिस, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल पेनिस। मैं पढ़ा सिंपल, इसीलिए आप गूगल कंफ्यूज हो गई। तो फिर ये कैसे डिसाइड हो रहा है, कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो इसका बड़ा सिंपल है कि एक एल्गोरिथम, एक नॉर्मोग्राम्स बने, कुछ एक एवरेज, हम कैसे बोलते हैं कि ये एवरेज, कि ये बड़ा है, ये छोटा है। हमने एक एवरेज सोसाइटी के साइजेस बनाए और उसके बेस पे काम किया। तो हमने एक पॉपुलेशन ली लार्ज, और हम जो पेनिस साइज मेजर करते हैं वो इरेक्ट पेनिस का करते हैं हमेशा, जो हमारी क्लासिफिकेशन एल थ्री है। और हमारा पर्पस क्या है कि दैट पेनिस शुड बी इजीली इंसर्टेबल, मतलब कि इट शुड बी एबल टू कंप्लीट इट्स कोर्स। उसका जो काम है फैलस का कि वो अपना इंटरकोर्स करे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि उसका साइज बड़ा है या छोटा है इसका कोई महत्व नहीं है, अनलेस कि वो डिसप्रपोर्शनेटली डिफरेंट ऑर्गन से छोटा। मतलब कि अगर मेरे हाथ पैर बड़े बड़े हैं बट मेरा पेनिस साइज बहुत छोटा है, जैसे आजकल बहुत यंग बच्चे आने लगे मेरे पास, 14-15 साल के। 14-15 साल के? यस, ओके। कि हमारा पेनिस छोटा है। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स शब्द वहीं पे इंट्रोड्यूस होता है कि जब कोई क्लास में बोलता है मेरा बहुत बड़ा है और छोटा वो है, तो फिर वो पेरेंट्स भी कभी कभी आने लगते हैं कि हमें लगता है कि ये छोटा है कंपेरेटिवली। एक्चुअली दैट्स अ गुड थिंग सर, अगर 14-15 साल का बच्चा आपके पास आ रहा है, यूरोलॉजिस्ट को ढूंढ पा रहा है, सो दैट्स अ गुड। अरे तो वो, लेकिन वो कंसर्न भी हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन हम बहुत बार उसको बताते हैं कि शायद हम जो पेनिस साइज को गवर्न करते हैं, जब तक कि वो माइक्रो पेनिस, जो टर्म है माइक्रो पेनिस की, वो जब तक कि वो लेस देन 5th सेंटाइल ऑफ द नॉर्मल नहीं होता। मतलब कि अगर हमने एवरेज बनाई और उसमें वो सबके अलग अलग साइज वेरिएशन आए, तो वो एक बहुत वाइड वेरिएशन ऑफ साइजेस है। उसमें भी जो सबसे छोटा साइज होगा उसका जो एवरेज है उसका लेस देन 5th सेंटाइल, मतलब कि लोएस्ट पोर्शन ना हो, तब तक उसको माइक्रो पेनिस लेबल नहीं करते। तो इसीलिए स्टॉप वरिंग अबाउट साइज ऑफ योर पेनिस, नंबर 1। नंबर 2, ओनली गेट अफेक्टेड दैट इफ सो देयर आर 2 थिंग्स। एक होता है हमारा पेनिस छोटा है, एक होता है हमारा इरेक्शन स्ट्रांग नहीं हो रहा। हम लोग कंफ्यूज कर लेते हैं कि हमारा पेनिस छोटा है इसलिए हमें स्ट्रांग इरेक्शन नहीं हो रहा, ये हमारा बड़ा नहीं हो रहा। तो हमें समझना है कि इवन इन आवर नॉर्मल स्टेट में हमारा पेनिस अगर छोटा है तो बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एंजाइटी, ड्यूरिंग योर एक्साइटमेंट, इट कैन ग्रो टू अ वेरी नॉर्मल साइज। तो इसीलिए इरेक्ट पेनिस की लेंथ ही मेजर की जाती है हमेशा पेनिस को डिक्लेयर करने से पहले कि वो छोटा है कि नहीं। या नहीं, नंबर 1 बात। ओके, सो इज मास्टरबेशन हेल्दी और हार्म? तो ये तो बड़ा आई थिंक बहुत डिस्कस, अब तो ये आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेंस हेल्थ जो सब लोग करते हैं कि इज मास्टरबेशन हेल्दी और हार्मफुल। हमारे बहुत सारे हमारी ट्रेडिशनल साइंस में मास्टरबेशन को बुरा माना गया है, और बहुत सारे सोसाइटी स्टिग्मास हैं उसके अगेंस्ट, मिथ्स हैं कि इफ यू डू मास्टरबेशन यू गेट वीक ओवरऑल बॉडी क्वालिटी ऑफ द लाइफ, हेयर लॉस, हेयर, सब कुछ जो भी आप जोड़ लो, मतलब देयर इज एन नंबर ऑफ हाँ। मिथ्स। आप जो बुढ़े को जुड़ जाएगा उससे, ठीक है ना। तो पहली बात, मास्टरबेशन एक फिजियोलॉजी का प्रोसेस है बॉडी की, कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है, स्पर्म लगातार बन रहा है, उसको बाहर आना है। अगर वो एक्साइटमेंट से आएगा तो आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टरबेशन इज हेल्थ to a certain extent. I make it in between the line. It is not harmful, it is not fully healthy, it is to a certain extent. मतलब a young man which was not married and he's active but happy, he can masturbate. There is no limit on number of times you masturbate in a day particularly. Okay. But averagely हम बोलते हैं कि 2 या 3 दिन में एक बार masturbation is fine. Okay, that is general consensus. There is no guideline on that. अब आता क्या है कि आपको बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप वंस यू गेट मैरिड देन मास्टरबेशन इज नॉट हेल्थ। उसका रीजन क्या है? एंड दैट इम्पैक्ट्स योर फर्टिलिटी, सेक्सुअलिटी वाली कंपोनेंट को। तो होता क्या है कि अगर हमने शादी करी है तो ऑफ कोर्स हमारा एक सांस्कारिक एक सोसाइटल रोल तो है ही, ठीक है, बट देयर इज सम रोल व्हिच इज कॉल्ड फिजिकल और सेक्सुअल रोल आल्सो। ठीक है। तो वी फील कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम सेक्सुअली एक्टिव हो तो यू शुड बी एक्टिव विद योर पार्टनर। उससे आपकी इंटीमेसी बढ़ती है एंड योर बॉडी गेट यूज्ड टू इट, कि आपको मास्टरबेशन की जगह योर सेक्स अर्जेस आर सैटिस्फाइड बाय द पार्टनर, क्योंकि सेक्स इज एंजॉयड बाय बोथ, इट इज नॉट ओनली मेन, है ना। तो इट इज अब क्या होता है कि हमारे साथ क्या हो जाता है कि जैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं बच्चे का, कपल हमारा ट्राई कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ सो मेनी एन फैक्टर्स, वाइफ के साथ लड़ाई हो गई, क्वारल हो गया, कुछ भी हो गया, एंड वी आर नॉट गेट टू क्लोज ईच अदर, मतलब वो लोग फिजिकल नहीं हो पा रहे, बच्चे का प्रेशर पैरेलल चली जा रहा है, काम का प्रेशर भी चल रहा है, तो देन जस्ट गेट ऑफ दैट प्रेशर and you're not able to establish intimacy with your partner, you start फिर क्या होता है जब आप मास्टरबेट कर रहे हो उस वक्त, तो जो आपकी सेक्स अर्ज है, जो आपकी डिजायर है, जो प्ली है,
वो सेटिस्फाई हो जाती है उस मास्टरबेशन से। ओके। उसकी वजह से आपका जो पार्टनर से जो आना चाहिए था और पास जाने का डिजायर वो कम होता चला जाता है। तो आप एक विशेष सर्कल में फंस चले जाते हो क्योंकि आपको आपकी सेटिस्फैक्शन मास्टरबेशन से पूरी हो रही है, तो आपको पार्टनर की जरूरत कम होने लगती है महसूस। बाकी लड़ाइयां भी चली रही हैं, प्रेशर भी चली रहा है, डिजायर नो कपल इज परफेक्ट। जो बचा हुआ जो भगवान ने एक सेक्स डिजायर दिया था उसको आपने खुद ही सेटिस्फाई कर लिया, ओके। तो आपका रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आफ्टर मैरिज पर्टिकुलरली, स्पेशली व्हेन यू आर इन एक्टिव इयर्स ऑफ इंटरकोर्स और व्हेन यू आर ड्यूरिंग इन एक्टिव फेज ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ फैमिली, देन मास्टरबेशन इज नॉट अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि उससे आपको आपके पार्टनर की तरफ इंटीमेसी कम होती चली जाती है। तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हेल्थ पर नहीं है कोई। ओके। चाहे आप मास्टरबेशन करो, सीमेन निकलना है, चाहे आप सेक्स करके करो या बिना से करो, उससे आपकी पर्सनल फिजिकल हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी वीक हो गए, बाल झड़ना, ये सब नॉन से फर्क नहीं पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं आपका एक जो साइकोलॉजिकली है, आप अपने पार्टनर से ड्राइव अवे हो जाओगे धीरे धीरे, जो आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप को, ओवरऑल लाइफ को खराब उसको करेगा। इम्पैक्ट। और नाइटफॉल हेल्थ नॉर्मल है, हेल्दी है, क्या है? तो नाइटफॉल अब तो काफी लोग जानते भी हैं कि नाइटफॉल को एक हेल्दी नॉक्टर्नल एमिशंस बोलते हैं इसको, या नाइटफॉल बोलते हैं, या स्वप्न दोष बोलते हैं। बहुत बार ये यंग लोगों में ज्यादा होता है, बिल्कुल, कि जो लोग मास्टरबेशन नहीं करते, बहुत सारे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि हम बिल्कुल सेलिब्रेट रहेंगे, नॉट बहुत बार कोई आयुर्वेद वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जी जी। उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रीचिंग में। तो बहुत बार दे कंप्लेन कि हम रात को सो रहे थे, दे फाइंड देयर अंडरगारमेंट वेट। यस। दैट इज बेसिकली नाइटफॉल। इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। नंबर वन, उस सीमेन को, उस फिजियोलॉजी को बाहर निकलना है, चाहे वो आप निकाल लो मास्टरबेशन या सेक्स करके, या फिर या आप नाइटफॉल बॉडी निकाल लो। बॉडी निकलना तो है ही, बॉडी का ये स्किन है, ये झड़नी तो है ही। अब चाहे वो खुद झड़े या कभी आप कुछ क्रीम लगा लो उस पे चेंज करने के लिए, बट द स्किन हैज टू रीजनरेट, इट हैज टू कम। सर, अब एक बहुत कॉमन और बहुत सर्च टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये पहले 40s के बाद इंट्रोड्यूस होता था मेल्स में, अभी ये 30s 20s में भी आ गया। सो इसका क्या मिथ है? ये एक्चुअल में है, साइकोलॉजिकल है, या मेडिकली ये कोई डिजीज है, क्या है? आप एक बार पूरा बताओ। तो ऐसा होता है कि सबसे How, पहले when, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को समझना बन रहा है कि बहुत बड़ी जो चीज है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही मेरा इरेक्शन हुआ। अब इसमें बहुत सी चीजें होती है कि या तो मेरा इरेक्शन हुआ ही नहीं, या हुआ लेकिन कमजोर हुआ, और तीसरा कि हुआ भी बढ़िया भी हुआ लेकिन मैं सस्टेन नहीं कर पाया और मेरा जल्दी फॉल आउट हो गया। तो ये हम तीन चीजों को इरेक्शन डिसफंक्शन अम्ब्रेला में ला दी, जबकि तीनों अलग अलग। ठीक है। जब भी हम पेशेंट से बात करते हैं, मैं पेशेंट नहीं बोलूंगा उनको, जब भी हम किसी और से बात कर समझते हैं मरीज से, क्या जो आते हैं वो लोग, तो समझते हैं एग्जैक्टली दिक्कत क्या है, व्हाट डू यू कॉल, व्हाट तुम्हारे हिसाब से डिसफंक्शन क्या है, मतलब क्या तुम समझ रहे हो उससे कि दिक्कत क्या है एग्जैक्टली। ओके। तो वो बोलते हैं कि जो मोस्ट कॉमनली लोग बोलते हैं कि हम मास्टरबेशन तो बढ़िया कर पाते हैं, ओके। हमारे इरेक्शन बढ़िया आता है, सब कुछ बढ़िया होता है। दे गेट हार्ड हाँ, दे गेट हार्ड इन मास्टरबेशन। ओके। बहुत बार उनको मॉर्निंग स्टिफनेस जो बोलते हैं, सब पढ़ लेते हैं गूगल पे ना, मॉर्निंग स्टिफनेस। एक पेशेंट आके मेरे पास सब कुछ ठीक है, मेरा सेक्स भी हो रही है, मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होती, इसलिए मेरा वीक होगा। तो मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का स्पर्श जाता है बॉडी में अर्ली मॉर्निंग, ओके। उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन की वजह से थोड़ा सा पेनिस हार्ड हो जाता है, उसको मॉर्निंग स्टिफनेस बोलते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस एक मार्कर है बॉडी के हार्मोन का, बस। ओके। अगर, और वो जरूरी सब में होगा, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, सबके रिदम से साइकिल के अलग अलग स्लीप के, ठीक है। तो हम बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते, बट एक साइन होता है कि अगर किसी को मॉर्निंग स्टिफनेस हो रही है तो वो पक्का ठीक, ये हमारे लिए होता है ओके। कि इसका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल बॉडी में है, मतलब कि अगर वो सोते सोते भी उसका पेनिस हार्ड हो पा रहा है, यानी मोटा मोटी इसको बॉडी में कोई मेजर दिक्कत नहीं। जब अगर नहीं हो रहा तो हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये एक मार्कर बनाया गया था कि आप ज्यादा टेस्ट मत लिखो, आप हिस्ट्री में पता कर लो, जैसे हम बोलते हैं ना, क्लिनिकली थोड़ा आइडिया लग जाए हमें कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बट उसकी अब बहुत हाई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक सजेशन है। अब बड़ा इरेक्शन की दिक्कत क्या होती है, तो मुंह से बोलते हैं कि मास्टरबेशन कर रहे हैं, जब हम अकेले होते हैं तब तो बढ़िया सब कुछ सही होता है, बट जब हम पार्टनर के साथ जाते हैं तब या तो हमारा इरेक्शन नहीं होता, या होता है तो बहुत हल्का हुआ, यहाँ हम जल्दी इजैकुलेशन हो गया हमारा। तो उसका रीजन जो सबसे बड़ा होता है कि अगर आपका नॉर्मल हो रहा है, दैट मींस आपकी बॉडी की ऑर्गेनिक चीजें ठीक है, ये तभी ना होता, सिंपल साइंस। तो वो तो उसको एक कॉन्फिडेंस देना होता है कि अगर आप अकेले कर पा रहे हो, साथ में कर ही सकते हो। तो ये तो केवल एक इंटीमेसी इशू चल रहा है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ पीपल जिनको ईडी होता है, उसमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल आता है। वो साइकेट्रिक पेशेंट नहीं है, बट वो इतने एंशियस होते हैं कि उनको अच्छे सेक्स करना है, ओवर थिंकिंग या ओवर थिंकिंग, प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी बोल लेते हैं उसको, है ना। और चौथी चीज
जो सबसे बड़ी कष्ट है, वहां पे पोर्नोग्राफी का खराब रोल है, क्योंकि वहां क्या पोर्नोग्राफी कर रही है, वो एक एक्सपेक्टेशन सेट कर रही है और एक जो रियलिटी है लाइफ में उसका एक भयंकर मिसमैच। तो इट इज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मिसमैच, कि उस लड़की ने, उस लड़के ने, सबने पोर्नोग्राफी से ही अपनी एक्सपेक्टेशन डिसाइड हाँ। करी है कि सेक्स ऐसे होगा, लेकिन जब सेक्स हो रहा है तो वैसा वो नहीं हो रहा। ना तो वो इतना फाइन हो रहा है, ना वो इतना परफेक्ट हो रहा है जैसा उस टीवी में वो दिखाया गया था। फैंटेसी वर्ल्ड बन जिसकी जाता है वजह दिमाग से में। जिसकी वजह से उसको अरे यार मैं अच्छे से नहीं कर रहा, ये गलत हो रहा है क्योंकि मैं वैसे नहीं कर पा रहा हूँ। उस वजह से हम और प्रेशर में आते रहते हैं Okay. और हमारा इरेक्शन और वीक होता होता चला जाता है। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो पोर्नोग्राफी की दिक्कत है या जो कंटेंट की दिक्कत है, वो एक फैब्रिकेटेड वर्ल्ड है। हम्म। वो एक आर्टिफिशियल बूस्टर्स लेके एक तरीके से प्रोजेक्ट किया हुआ, उस कैमरा कैसे एंगल दिया गया है उस हिसाब से दिया गया है। हम्म। इसलिए पोर्नोग्राफी इज नॉट अ गुड वे टू टीच पीपल, बिकॉज वो एक पूरा ही पूरा एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड है जो कर रहा है काम। हमें केवल ये समझना है कि जो वहाँ पे दिखाया जा रहा है वो रियलिटी नहीं है। आपको नहीं लगता सर ये जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, ये फीमेल्स ने भी थोड़ा ज्यादा एक बना दी मेंस के दिमाग में कि ऐसे होना होता है, मेरे को ऑर्गेजम नहीं हुआ है ना, पेनिट्रेशन से ही ऑर्गेजम होता है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ। तो ये भी तो एक बड़ा इश्यू हो जाता है उस तो टाइप ये से। एक्चुअली यहीं पे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, और ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ सेक्स एजुकेशन है। पहले तो हमने अपनी बात करी कि अपनी हेल्थ के बारे में, वो तो बेसिक है कि भाई अपना हाइजीन, अपनी हेल्थ, अपने आप को कोई डिजीज से बचाओ। सेकंड है कि जब कपल है, हेल्थ एजुकेशन, ये कपल गोल्स है ना, कि उसमें बहुत मुश्किल है कि हम कैसे जस्टिफाई करें कि क्या वो समझ रहे हैं, क्या बहुत बार मतलब इट इज अ वेरी, जो आपने पूछा है कि बहुत बार मैन आते हैं मेरे पास कि हमारी फीमेल मतलब हमारी पार्टनर हैप्पी नहीं है और कुछ करो, दवाई दो, कुछ भी करो, शी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको भी कि 70% ऑफ फीमेल्स हैव नॉट बीन एबल टू रीच ऑर्गेजम इन देयर होल लाइफ। 70%? तो आधी इंडिया में तो ये फिगर और ज्यादा है, तो वेस्ट वर्ल्ड की फिगर है जहाँ पे फीमेल ऑर्गेजम की बात होती भी है। इंडिया में तो फीमेल ऑर्गेजम की बात होती भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता ज्यादा, और वहां से होती है फ्रस्ट्रेशन शुरू। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन, हमने क्या देखा, हमने पॉर्न देखा, हमने इंटरनेट मटेरियल देखा, कंटेंट देखा, हमने सेट कर लिया कि भाई ऐसा होता है एक इंटरकोर्स, इसमें ऐसे फीमेल इज हैप्पी, मैन इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है। वो एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई। बट वो एक फैब्रिकेटेड वर्ल्ड है और एक रियलिटी अलग है बिल्कुल। वैसा रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन नीड्स टू बी परफेक्ट। इट इज जस्ट कि आप एक नॉर्मल इंटरकोर्स कर पाओ एंड यू बोथ अचीव ऑर्गेजम और एटलीस्ट स्टे हैप्पी। दैट इज आइडिया दिस। सर एक गांव में कोई फीमेल, एक कपल है, उनकी सेक्स लाइफ, और एक मेट्रो सिटी में एक कपल है, उनकी सेक्स लाइफ, हाउ इज दैट डिफरेंट? तो बहुत डिफरेंट है। गांव में जो सेक्स लाइफ होती है लोगों की, उसमें बहुत फीमेल, सेक्स इज मोर लाइक एन एंटरटेनमेंट फॉर देम, नंबर वन। नंबर टू, वहाँ पे फीमेल का रोल बहुत कम होता है प्ले करने का, इन द सेंस कि वो अपनी हाइजीन या कुछ भी डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं होता उनका। ऑर्गेज़म की बात ही नहीं हो रही है कहीं भी, डिस्कशन दूर दूर तक उनके सेटिस्फैक्शन की बात ही नहीं हो रही। बट जो मेन है उसका सेटिस्फैक्शन मोर इंपॉर्टेंट हो रहा है कि ही गेट्स एन ऑर्गेज़म, ही गेट्स व्हाटएवर ही डज, बट ही हैज टू बी हैप्पी, बिकॉज इट इज स्टिल अ मेल डोमिनेंट, मेन डोमिनेंट सोसाइटी। ओके। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी एडवांस हुई और हम लोग शहर, अर्बन सिटीज, मोर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गए, तो वहाँ पे एक इक्वल रोल आ गया इंटरकोर्स में, एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई। तो जो ये गैप है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का, वो भी थोड़ा कम हो गया, बिकॉज लोग समझने लगे, लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। एंड फॉर देम सेक्स इज नॉट एन एंटरटेनमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल लाइफ, कि जब बोथ फील हैप्पी दे डू इट, बट इट इज नॉट कि इट इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पर्सन। बहुत चीजें अवेलेबल है, मूवी सिनेमाज हैं, शोज हैं, कॉमेडी शोज हैं, एंड इट इज नॉट लाइक एन एंटरटेनमेंट थिंग, एंड इट हैज टू बी टेकन वेरी like a normal routine day life कि okay, if we are both happy, let's have some intimacy together। तो वहाँ एक सिस्टम में एक मोर मेच्योरिटी है एक इंटरकोर्स में, जो एक छोटे से गांव में नहीं है। सो सर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो उसका अगर उसका ट्रीटमेंट लगा लो या फिर उसकी काउंसलिंग लगाओ, जैसे भी कर दे, क्योंकि जो भी बेसिकली अभी के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, जो भी पेशेंट्स जैसे हॉस्पिटल्स में आते हैं, जैसे कहते हैं, सो दे आर हैप्पी विद गेट अ पिल एंड गेट क्योर। वो एक वाइग्रा नाम की एक टैबलेट आती है, वो केमिस्ट पे जाते हैं और वो टैबलेट वो ले ले एंड दे आर हैप्पी। तो ये ब्लू पिल, ये जो हाँ, वाइग्रा हाँ, है ना, तो ये 50 mg की सिल्डेनाफिल होती है बेसिकली। ये जो पिल होती है वो, उसका नाम सिल्डेनाफिल है, और ये ओवर द काउंटर अवेलेबल ड्रग है, इजीली अवेलेबल ड्रग है। और इस ड्रग ने एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज किया इरेक्टाइल डिसफंक्शन की फील्ड को। इरेक्शन होता क्या है, तो सिंपल समझते हैं कि वो एक हमारा प्राइवेट पार्ट है जिसमें कोई बोन नहीं है, बट ब्लड फ्लो जाता है, खून जाता है, उसका फ्लो अगर बढ़ जाता है तो वो इरेक्शन हार्ड हो जाता है, मसल। और वो एक रिसेप्टर इनहिबिटर थी, एक दवाई थी जो कि उसको हेल्प कर रही थी ब्लड फ्लो को ज्यादा जाने। बट क्योंकि वो ब्लड फ्लो को वहां इफेक्ट कर रही थी, वो हार्ट में भी इफेक्ट कर रही थी,
पीएच वो ब्रेन पे भी इफेक्ट कर रही थी, हाँ। वो लंग्स भी इफेक्ट कर रही थी, तो उससे कुछ का फायदा तो हुआ, बट स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स में, एंजाइना वाले में, कुछ कुछ पेशेंट्स में इसका काफी नुकसान हुआ सिल्डेनाफिल। तो सिल्डेनाफिल को बहुत ज्यादा प्रमोट शुरू में एसओएस में किया गया कि भाई जब दिक्कत है ले लो, फिर धीरे धीरे इसके बेटर दवाइयां आई, जिसका जो नाम है मोस्ट कॉमन अब यूज करते हैं वो टेडालाफिल। अब 90% डॉक्टर्स वायग्रा या सिल्डेनाफिल यूज नहीं करते। ओके अब नई दवाई आई है टेडालाफिल। ओके वो क्या करती है, वो सेफर एनालॉग है। हम्म वो सेक्सुअल बोलते हैं, इट हेल्प्स इन सेक्सुअल कंडीशनिंग, ओके मींस कि वो ग्रेजुअली ब्लड फ्लो बढ़ाती रहती है, हम्म तो आपको एक इरेक्शन की पावर बढ़ जाती है हम्म ब्लड फ्लो के द्वारा, हम्म और वो आपकी हेल्प कर रही है, बट उसके साइड इफेक्ट्स लोअर से कम है तो हैं, हम्म सबके साइड इफेक्ट्स हैं, कोई दवाई ऐसी नहीं ना और हो, वो कितने फ्रीक्वेंट ये ले सकते हो। हाँ तो इवन आप ये रोज एक गोली ले सकते हो डेली इफ यू आर, हम बोलते हैं अगर आप हफ्ते में 2 बार सेक्स कर रहे हो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी है तो आप डेली ये पिल खा लो तो यू विल बी हैप्पी। अगर कोई महीने में 1 बार कर रहा है तो आप एसओएस में ले लो, ओके and this pill mostly works good. Most of the patients are happy, you know, they see improvement in their power and erection, everything irrespective of that। जो most important fact है वो है आपका psychological health, कि जो हमें प्रेशर होता है उसकी वजह से जो नर्व, हमारा ब्लड फ्लो की वजह से पेनिस खड़ा तो हो गया अच्छे से, बट अगर हमें एंजाइटी हुई तो हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया और वो फॉल डाउन हो गया, बैठ गया, जस्ट बिकॉज कि हमने बहुत एंशियस हो गए, या हमें लगा कोई हमें जज करने वाला है, या कुछ भी ऐसी बात याद आ गई। ऐसा बहुत कॉमनली होता है कि हम यू नो वी आर इन इंटरकोर्स बट सडनली इन द मिडिल कुछ भी, हमें कोई फोन कॉल बज गया है ना, या कुछ भी डाइवर्जन हुआ, कोई एक थॉट आ गया कि अरे यार उसके पैसे देने थे वापस, या कल बिजनेस में ऐसा हो गया, यू नो योर माइंड इज यू नो फ्लोटिंग हाँ एंड सडनली ब्रेन सेड्स नो मैन दिस इज, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, और मेरा सिग्नल फट से डाउन हो गया। ओके तो ये लूज इंटरेस्ट जो होता है ना एकदम सडन, ये सबसे बड़ा कॉज है हमारे ईडी का, कि हमारे, इसलिए हम बोलते हैं मोस्टली यू हैव टू गो ऑन वेकेशन। मोबाइल फोन एक और इसका हमारा जीवन में जड़ है, कि मोबाइल फोन होने से जो हमारी एंजाइटी है वो बढ़ जा रही है, क्योंकि कभी वो बज रहा है, कभी कुछ मैसेज हो रहा है। अब अगर मेरा फोन ना हो, मैं आपके बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ आराम से, वट एवर हैपन्स इन माई हॉस्पिटल, वट एवर हैपन्स इन द क्लिनिक, इट स्टेज इन द क्लिनिक। इट कुड बी बैड टेक्निकली, बट फॉर माई हेल्थ एट प्रेजेंट इट इज गुड, क्योंकि मैं, मुझे जब पता ही नहीं है उसके बारे में वहाँ क्या हो रहा है तो मैं उसको करेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि वहां आग लगी है तो मैं भागूंगा ना, मैं कुछ करूंगा। तो ये रीजन है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम्स। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, जो हमारे सारे यू नो बिग ट्रेडिशनल मेडिसिन के डॉक्टर जो गुरुज हैं एवरीथिंग, कि हेल्थ लाइफ हेल्दी लिविंग के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग में हर जगह में फोन को साइड रखना बहुत जरूरी है, कि अननेसेसरी स्ट्रेस भी वो देता है हमें। So does this blue pill also cure premature ejaculation? तो ब्लू पिल का काम या टडाराफिल का काम खाली ब्लड फ्लो बढ़ाना है। Okay. तो इरेक्शन ईडी के जो पहले तो बोले कि मैंने कि मेरा स्ट्रांग हुआ नहीं या हुआ कमजोर स्ट्रांग हुआ, तो इन 2 सेक्शन में ब्लू पिल काम करती है या फिर टेलाफिल काम करती है। ठीक है अगर मेरा जो है जल्दी फॉल कर रहा है या मैं जल्दी इजैकुलेट कर जा रहा हूँ और सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा पार्टनर को मेरे, तो उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। उसके लिए हमें नर्व्स को स्टिमुलेट करने की गोली देती है, नर्व्स को शांत करना होता है। उसमें जो गोली आती है वो मोस्ट कॉमनली डेपोक्सिटीन होती है, एक टैबलेट है जो कि हमारी नर्व्स की एंजाइटी को शांत करती है, जिससे कि हम ज्यादा सस्टेन रह पाते हैं। और उसका नाम ड्यूलास करके वो मार्केट की जाती है, या डेपोक्सिटीन गोली होती है, 30 mg गोली होती है। ओके और उसको हम डेली नहीं खिलाते, क्योंकि जनरली आप हर वक्त स्ट्रेस में नहीं हो ना, मतलब जब आप करने जा रहे हो तब भी ऊपर फॉर एंजाइटी हो रही है, तो मोस्टली हम उसको 1 घंटा पहले ही खिलाते हैं सेक्स के, सो दैट कि आपको वो एंजाइटी कम हो जाए। सो सर इसका कोई जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हम बात कर रहे हैं और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इनका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है? ओके लाइक ये तो जब बीमारी हो तो उसका इलाज करें, प्रॉपर बीमारी कोई है नहीं हमें। अगर हमारे टेस्टोस्टेरोन कमजोर है या हमें कोई रीजन मिलता है मेजर जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्मोन नहीं मिल रहे, या हमें कोई ऑर्गेनिक कॉज मिल रहा है, तो उसका तो पूरा इलाज है कि हार्मोन के अगर कम है तो सप्लीमेंट। जैसे मुझे पता है कि 90% जो मरीज मेरे पास आते हैं या किसी भी रोग है, उसको दाढ़ी मूंछ आ रही है अगर, तो उसके हार्मोन नॉर्मल होंगे। ओके लेकिन हर आदमी को जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि मेरा, मुझे लगता है बॉडी में हार्मोन कम है, इस वजह से हो रहा है। उसको हम समझाएंगे अगर कि नहीं ठीक है, वो मानेगा नहीं, तो वो टेस्टोस्टेरोन टेस्ट हम कराना उसकी जस्ट वो मोर ऑफ यू नो साइकोलॉजिकल शांति के लिए कराना होता है। वो उसके लिए कराते हैं मोर कॉन्फिडेंस है कि देखो मैंने टेस्ट करा लिया है, मेरी मर्दानगी ठीक है, ठीक है बट हमें पता है कि वो नॉर्मली आएगी रिपोर्ट। तो टेस्टोस्टेरोन मोस्टली लोगों का नॉर्मल होता है, केवल एक ओल्ड एज में जब मीनोपॉज के टाइम से होता है, एंड्रोपॉज होता है, या फिर किसी को टेस्टिकल्स नहीं है या कुछ और दिक्कत है, सिंड्रोम्स हैं, उनमें खाली टेस्टोस्टेरोन कम होता है। 90% लोगों में टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल ही होता है, जबकि उनमें ईडी
या फिर प्रीमेच्योर कुछ भी ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो हार्मोन डायरेक्टली द कॉज नहीं होता, इसका जो मेजर कॉज होता है वो एंजाइटी होता है, नंबर 1। ओके। नंबर 2, कभी कभी जो डायबिटीज हमारी जो होती है वो इसका एक मेजर, तो अभी आजकल ये है कि ईडी इज द इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना डायबिटीज और हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर का एक मार्कर है, क्योंकि है ये सारे ब्लड वेसल की डिजीज। तो अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसका हमेशा हार्ट का ईसीजी को होना चाहिए, और उसमें अगर आप देखोगे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, आप गए तो थी डॉक्टर साहब मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा, आपको ब्लू पिल वाली मेहनत वाली गोली लिख दी दिया आपने प्रिस्क्रिप्शन में, लेकिन टेस्ट किया ऑर्डर किया आपको लिपिड प्रोफाइल एंड फास्टिंग ब्लड शुगर, ओके। क्योंकि डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मेजर रिवर्सिबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल या शुगर जमने से उसकी वीकनेस हो जाती है, वो स्ट्रांग नहीं हो पाती। अगर आप शुगर और कोलेस्ट्रॉल करोगे तो आप, और वो कैसे होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल से, गुड डाइट से। तो डाइट और लाइफस्टाइल घूम फिर के कहीं ना कहीं हर एक के इलाज में। What is the youngest patient you have seen with 17 ईयर 17 year? Okay, so was it तो वो psychological? स्कूल का लड़का था Okay. एंड ही वाज 11th-12th वाली एज थी ये, एंड ही माइट हैव गॉन फॉर सम एक्टिविटी विद हिज गर्लफ्रेंड एंड ही सेड कि आई कुड नॉट डू इट एंड ही वेंट हाँ। वेरी एम्बैरेस्ड वो परफॉर्म एंड है ना, हाँ। बट ही वाज इन अ स्कूल बॉय फॉर दिल्ली स्कूल, तो मतलब एजुकेटेड, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, सो ही कम्स टू मी ओके। with an appointment online लेके directly walks into my clinic and with no attendant nothing, he says कि ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो of course lot of things, वो उसका first time था, that was anxiety, it was a lot of performance anxiety happening at that time, क्योंकि he was doing lot of net practice, he told me in one word। तो उसको बस यही बोलना होता है कि अभी it is not you have to be, कोई मुझे दवाई दो ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं, मैंने गूगल पढ़ लिया है पूरा है, हाँ, just हाँ, take तो लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारे हमारे पेशेंट ओवरलैप करते हैं साइकेट्री के साथ भी, कि जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, कभी कभी हम लोग एज ए यूरोलॉजिस्ट सर्जन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कर पाते उसको, हमें लगता है कि हम कितनी बातें करेंगे मरीज से, साइकेट्रिस्ट की जॉब होती है बातें करना, काउंसलिंग करना, बट आई थिंक वी नीड लॉट ऑफ काउंसलर्स फॉर दिस, कि टू अंडरस्टैंड देम कि नहीं, आपको दिक्कत नहीं है, इट वाज जस्ट अ फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट, इट वाज अ परफॉर्मेंस एंजाइटी, ग्रेजुअली व्हेन यू मूव कंफर्टेबल, योर हार्मोन्स आर नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट समटाइम्स दे अंडरस्टैंड, समटाइम्स दे वांट सम टेस्ट टू बी डन। बहुत लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड कर लो एक, है ना, बट देयर इज नो अल्ट्रासाउंड इन इरेक्शन वर्ल्ड, आई एम वेरी क्लियर कि तो होते थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते थे कि हम दवाई डाल के पेनिस्पेरेट करें, चेक करें, पेरोनी डिजीज है, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें अभी आज बात नहीं करेंगे, लंबा खिंच जाएगा डिस्कशन, बट समझना ये है कि मेजर फैक्टर जो है, अगर हम हेल्दी डाइट खाते हैं, हम अपना शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब कंट्रोल रखते हैं अगर हमें है, ठीक है। ना, जंक फूड, नॉनवेज, हेवी नॉनवेज बंद करते हैं, नहीं खाते हैं, बाहर का खाना एक्सरसाइज, जिमिंग रेगुलर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर मसल ट्रेनिंग, वो इंपॉर्टेंट है, ये खाली बाइसेप नहीं करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो फिटनेस, ठीक है। अगर ये सब कर रहे हैं हम, तो हमारा, और साथ में हम जो है बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन या एंशियस नहीं होते कि अरे ये होगा कि अगली बार हो जाएगा, ऐसी कौन सी आग लगी, आज अच्छा नहीं हुआ इंटरकोर्स, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, एंड ग्रेजुअली इंप्रूव, ऑप्टिमिज्म रहना, अगर हम नेगेटिव थॉट में चले जाएंगे तो हम फंसते चले जाएंगे, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि चीजें ठीक होंगी। So it's more of a mind game. Mind game plus healthy lifestyle, Okay. and there is no ED. Sir, if I were to ask you something like, suppose if a 25-year-old wants maximum fertility at 35, so what should he start doing today? तो अच्छी बात भगवान ने ये बनाई है कि जैसे फीमेल्स में विद एज फर्टिलिटी पोटेंशियल डिक्लाइन होता है, और 35 के नंबर वहीं से आया, ये फीमेल्स आया नंबर, मेन में ये नंबर है नहीं, तो फीमेल्स में हमारी 35 के बाद प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता है, एल्डरली प्रेगनेंसी बोलते हैं हम, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, हार्मोन्स की बॉडी की स्टेट थोड़ी ऑल्टर हो जाती है, हमारा बॉडी का फैट बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। मेन में कोई मीनोपॉज नहीं होता, उसको एंड्रोपॉज बोलते हैं, तो मेन में वो नहीं होता एंड्रोपॉज। मेन के हार्मोन हमेशा ही फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, वो रहते हैं, कुछ एज के बाद 60-70s के बाद थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होते हैं, बट ओवरऑल 30-40 की एज तक भी हार्मोन्स मेन के कम नहीं होते। तो अगर मैं बोलूं कि 25 साल में मैं क्या करूं कि मैं 35 या इवन 50 तक मैं हेल्दी रहूं, तो सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टबैको एंड अल्कोहल, ये दोनों तो आउट, इसका कोई रोल नहीं गेम में। और ये अच्छी बात है कि जो हमारी नई जेनजी जनरेशन है, दे आर मोर मच बेटर, एटलीस्ट उन्होंने एजुकेशन सेक्स वाली सीखी, बट उन्होंने तंबाकू और अल्कोहल तो सीख। ये मिलेनियल्स ही हैं जो सबसे ज्यादा परेशान है कि जो तंबाकू भी ले रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, बट दैट इज समथिंग विच हैज टू बी कंप्लीटली ऑफ ग्राउंड्स। अगर आपको लेना भी है तो आप अल्कोहल ले सकते हो, रेड वाइन इज मच बेटर, बट वो मानती नहीं हमारे इंडिया से अल्कोहल, रेड वाइन को तो वो कहते हैं कि पी, विस्की के अलावा किसी को मानते नहीं, विस्की और बियर। इवन सेकंड जो होता है बिंज ड्रिंकिंग, कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत कम पीता हूँ दारू, मैं तो बिल्कुल सोशल ड्रिंकर हूँ, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो 2 बोतल से कम खत्म करके उठते नहीं, तो दैट इज कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग। तो बिंज, आप डेली एक पैक पियो,
है ना, कोई दिक्कत नहीं है जीवन में, योर लिवर विल मेटाबोलाइज। बट द मोमेंट यू स्टार्ट ड्रिंकिंग 4 और 5 पैक्स, बल्कि बिंज कर रहे हो अल्कोहल, तो वो लिवर हाथ जोड़ लेता है कि अभी हैंडल नहीं होगा, एंड दैट इज द टाइम व्हेन टॉक्सिन्स एक्सीड इन द बॉडी और वो फिल्टर नहीं हो पाते और फिर वो सारे साइड इफेक्ट करते। इसी वजह से तो अल्कोहल और टबैको तो फर्स्ट आउट हो। सेकेंड चीज है हमारी डाइट। डाइट में बहुत डिस्कशन है, ये अच्छा है ये बुरा है। मोटा मोटी कंसेप्ट क्या है कि अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट, कि कोई भी जो सैचुरेटेड फैट है वो खराब है। इसका सैचुरेटेड फैट, खराब फैट कौन सा है? मटन सबसे खराब फैट, रेड मीट, ये खराब फैट। ये सैचुरेटेड फैट है। क्या करें, खराब क्यों? डॉक्टर साहब क्यों खराब बोल रहे हो? ये फैट बॉडी में जाके ऑक्सीडेंट बनता है जो कि हमारे डीएनए को डैमेज करता है, हमारी बॉडी की हीलिंग खराब करता है, हर जगह खराब करता है। शुगर, बीपी, जो भी आप डिजीज मान लो, हर जगह ये फैट का रोल है। इवन जो सेम तेल में तलने वाले ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, कि ट्रांस फैट, कि बार बार वो जो होता है वो फैट सैचुरेट होता है, खराब होता रहता है फैट। छोले भटूरे हो गए, वो छोले वो बार बार सेम तेल पर तल रहे हैं। अगर आप घर में भटूरे खाते हो और अगर आप दुकान पे खाते हो, तो जो घर वाले भटूरे मच हेल्दियर है देन दुकान वाले। कॉमन सेंस भी है, बट रीजन उसका ये भी है कि वो उसी तेल में बार बार पका रहा है, तो वो तेल बार बार पक के वो सैचुरेट फैट का ट्रांस फैटी एसिड बन जा रहा है जो कि बॉडी को हार्म कर रहा है। तो हमारा डाइट में हो गया कि भैया सैचुरेट फैट खराब है, एक्सेसिव नॉनवेज, गंदा नॉनवेज खराब है, एग इज हेल्दी, फिश इज ओके, चिकन, खूब मसालेदार चिकन नहीं खाना, उसको बहुत ज्यादा तेल घी में नहीं खाना, हेल्दी ना रोस्ट चिकन करो, मटन नॉट दैट गुड डाइट फॉर फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। रही बात देसी घी, देसी घी बड़ा चर्चेदार चीज है। कुछ लोग अच्छा है, कुछ लोग बोले खराब है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं थोड़ा खाना चाहिए, बॉडी में ताकत देता है। क्या है वो एक्चुअली में, है ना? तो देसी घी एक स्ट्रॉन्ग सैचुरेटेड फैट है, ठीक है। देसी घी कोई बुरा नहीं था। जब पहले जाने लोग खेत में काम करते थे, उस सुबह देसी घी खाते थे और उसके बाद 20 किलोमीटर खेत में काम भी करते थे, तो आपका देसी घी जितना आपने खाया, कैलोरी खाया, वो आप कंज्यूम भी कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? अब घर में देसी की रोटी तो खा रहे हो, पराठा तो खा रहे हो, और ऑफिस जाके इसी में जाके बैठ जा रहे हो, तो वो देसी घी खराब। तो अगर आपकी जो, इसीलिए आपको कम कर दो। तो अगर आप इक्विवेलेंट फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, देन देसी घी इज नॉट। बट अगर आप देसी घी खा रहे हो और एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक सैचुरेटेड फैट है जो कि बॉडी को। सो मेनली सर जितना आपने बताया उससे ये हम कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज इज मस्ट। इसके अलावा और कोई ऑप्शन? अच्छा सर, एक चीज और मैं पढ़ रहा था कि प्रोस्टेट कैंसर इज मोस्ट कॉमन मेल कैंसर इन इंडिया, इज इट ट्रू? तो प्रोस्टेट मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड, इन मेन। इंडिया छोड़ो, मेन वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन कैंसर है। ऐसा बोलता है एट द एज ऑफ 80 100% ऑफ पीपल विल डाई ऑफ प्रोस्टेट कैंसर नॉट नोइंग दैट दे हैड प्रोस्टेट। ओके। तो प्रोस्टेट कैंसर ये पुरानी स्टडी थी, बट ये नंबर बहुत एग्जैगरेटेड है 100%। बट आप मान के चलो 80 to 90% कि 80 साल की उम्र में 90% लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होता है। बट प्रोस्टेट कैंसर एक अच्छा कैंसर है। ओके। अच्छा क्यों बोल रहे हो डॉक्टर साहब? हाँ, अच्छा क्यों बोल रहे हो सर? अच्छा मीन्स कि इसका ये एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है, नंबर 1। ये एक इजीली ट्रीटेबल कैंसर है। ओके। ये इजीली प्रिवेंटेबल कैंसर है। ओके। और ये ऐसा नहीं कि आज हो गया तो जान ले जाएगा 6 महीने 1 साल वाले में, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक सिंपल पीएसए टेस्टिंग से सही किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसका नाम, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट जो मुझे ये कहेगा कि हाँ मुझे चेक करना है? तो प्रोस्टेट कैंसर क्योंकि मोस्ट कॉमन कैंसर है, तो वो सिम्टोमेटिक भी होता है और एसिम्टोमेटिक भी होता है। अगर मुझे यूरिन बार बार जाना पड़ा, रात में यूरिन में ब्लड आ रहा है, मुझे यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो गई, लग रहा है कुछ यूरिन ठीक से नहीं आ रहा, मुझे लगा पूरा खाली नहीं हुआ, फ्लो कमजोर हो गई, तो ये एक साइन है प्रोस्टेट बढ़ने का। इसमें कैंसर होना या ना होना अलग कहानी है। पहले हर आदमी का प्रोस्टेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, बिकॉज ये हार्मोनल, इट हैज टू इंक्रीज इन साइज। नॉर्मल प्रोस्टेट 25 ग्राम का होता है, क्योंकि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से बॉडी में प्रोस्टेट बढ़ता है उम्र के साथ। किसी का कम से बढ़ता है, किसी का ज्यादा, बट वो थोड़ा बहुत तो बढ़ता है ही। ठीक है। अब वो बढ़ने खाली कैंसर नहीं है, कैंसर के लिए उसमें एक मार्कर है ब्लड, कि भैया ये मार्कर बता दे कि इसमें कैंसर का डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सिम्टम अगर है और सिम्टम अगर नहीं, बहुत बार प्रोस्टेट बढ़ जाता है थोड़ा सा, बट सिम्टम थ्रू नहीं करता, तब भी उसमें कैंसर बन सकता है। तो इसीलिए कुछ कैंसर डिटेक्शन होता है, स्क्रीनिंग होती है। वो कौन से कैंसर जिनमें सिम्टम आए या ना आए आपको चेक करना जरूरी है। तो वो एक प्रोस्टेट कैंसर है। 50 साल के बाद हर साल एक बार पीएसए का टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट है सिंपल, जैसे आप शुगर कराते हो, बीपी चेक कराते हो, अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते हो, किडनी चेक कराते हो, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हो, उसी में ही हर आदमी को एक पीएसए का टेस्ट जरूर करवाना है। और अगर वो बढ़ा हुआ है वैल्यू, तो जाके अपने नियरेस्ट डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से मिलना है जाके कि व्हाट नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि हर एक बड़ा हुआ टेस्ट कैंसर है, बट यस वो एक मार्कर है कैंसर का। वो इन्फेक्शन का ही मार्कर हो सकता है, वो प्रोस्टेट में कोई और इंजरी उसका मार्कर हो सकता है। सर आपकी बातें सुन के मेरे को लग रहा है यूरोलॉजिस्ट एक दोस्त होना चाहिए। क्यों? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक डॉक्टर दोस्त होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर दोस्त होना चाहिए। और जैसे फीमेल्स में होता है ना गायने, एक उनकी फैमिली डॉक्टर लगा लो, एक गायनी होती है। मेंस का पार्ट है यूरोलॉजिस्ट होना, एंड्रोलॉजिस्ट होना, और एक अपना बेसिक
बेसिक पे कोई बहुत रॉकेट साइंस चीज है नहीं। हाँ कैंसर हमारे दो बड़े एस्पेक्ट, एक सेक्सुअल हेल्थ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, और एक कैंसर वर्ल्ड है। इन दोनों जगह अगर हम प्रिवेंशन करते चलें तो हम सही चलते रहेंगे। और ओके केवल नॉलेज से प्रिवेंशन हो जाएगा। कोई आपको ये नहीं बोल रहा कि चांद के लिए आपको रॉकेट बनाना है, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल जो हम डिस्कस किया, चेंजेस, और एक प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग है। और सर किडनी स्टोन्स ये बढ़ क्यों रहे हैं, मतलब यंग में, छोटे बच्चों में ज्यादा हो रहे हैं, 20 22 25 तो साल किडनी स्टोन बढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो डाइट मैंने आपको बताई सैचुरेटेड फैट की, जो डाइट शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, वही डाइट स्टोन भी बनाती है। ओके तो एक बड़ा सिंपल स्टडी हुई थी, बड़ी फेमस स्टडी है। एक स्टडी है, उसका है कि डैश डाइट, अगर आप आगे अगर मेरे व्यूज को दिखाओगे बाद में, व्हाट इज डैश डाइट। डैश डाइट होती है DASH, ओके डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ओके तो ये एक डाइट बनाई लोगों ने, कार्डियक डाइट बनी थी, मतलब ये बनी थी हार्ट वालों बनाई थी, ठीक कि है अगर आप ये डाइट फॉलो करोगे तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क, बीपी बढ़ने का रिस्क, हाँ। कोलेस्ट्रॉल का रिस्क कम हो जाएगा। ओके इसमें डाइट में है क्या मोटा मोटी, इसमें फल हैं, सब्जियां हैं, नॉन वेज नहीं है, ऑलिव ऑयल है। तो इट इज बेसिकली मेडिटेरियन बेस्ड डाइट, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके फिर इसी डाइट को यूज करके बहुत सारी स्टडी की गई अलग अलग, कि इससे शुगर भी नहीं हुई। ये बड़े कॉमन सेंस है ना, फल खाओगे, हेल्दी मिर्ची डाइट खाओगे तो कहा ना, अगर हेल्दी डाइट है ना, आजकल ग्लूटेन पे इतना फोकस है, ग्लूटेन हाँ। हेटेरोपैथी, वो हाँ। चर्चा नहीं करेंगे अभी शुरू, हाँ हाँ है ना। तो अगर आप फलाहार वाली डाइट खाओगे, एंटीऑक्सीडेंट खाओगे, सब्जी खाओगे, तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, इवन उससे कैंसर भी कम हो जाएगा आपका। ठीक है प्रैक्टिकल बात है कि आपको एक्सेस शुगर नहीं खा रहे, आप गंदा फैट नहीं खा रहे। उसी ने बताया कि अगर वो नहीं खाओगे तो आपको स्टोन का रिस्क भी कम हो जाएगा। ओके अब गौरव साहब क्या बात कर रहे हो, स्टोन कहाँ से घुस गया बीपी वाली दवाइयों में, हार्ट वाली दवाई कहाँ है, हाँ मतलब कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टोन बनता है कैल्शियम और ऑक्सलेट से। हाँ उसका मेटाबॉलिज्म ये है कि मैं अगर एक्सेस कैल्शियम या ऑक्सलेट लेता हूँ बॉडी में, ठीक है तो वो स्टोन को प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है तो ऑक्सलेट रिच कहाँ कहाँ होता है, नॉर्मली चॉकलेट्स में, हरे पत्तों में, पर्टिकुलरली प्रोसेस फूड में ज्यादा सारे प्रोसेस्ड फूड में हो गया। सेकेंड जो है कि टी कॉफी, एक्सेस टी कॉफी, उसमें ऑक्सलेट है। हाउ मच इज हेल्दी सर कॉफी देखो 2 या 3 कप्स ऑफ कॉफी इज नॉट बैड। Like- अगर आप 10 कॉफी का रोज पी रहे हो तो अति सर्वत्र वर्जित, एवरीथिंग एक्सेस इज बैड। इफ यू ईट अ बैलेंस्ड एवरीथिंग, 2 कप्स ऑफ कॉफी, इवन 3 कप्स ऑफ कॉफी, इट्स ओके। ओके अब देखते हो अमेरिका में लोग दिन भर, मैं यूएस में 3 साल, वो दिन भर कॉफी सिप करते रहते हैं। ओके तो आपको ये नहीं पता कि वो एक कॉफी सुबह ली है और वही 4 घंटे चल रही है। अच्छा। आपको लग रहा है कि वो हर घंटे कॉफी पी रहा है, नहीं, वो अमाउंट ऑफ कैफीन जो है उसका वो उतना ही है, उतना बस ही वो उसको स्लोली पी रहा है, सिप कर रहा है, अच्छा जस्ट टू कीप योरसेल्फ अवेक, आदत बढ़ जाती है। हम्म। तो आइडिया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप नॉर्मल डाइट करो, पानी पियो अच्छे से, इट इज गुड। ऐसा बोलते हैं कि आरओ वाटर से स्टोन्स होते हैं, या एक्चुअली में होते हैं नहीं होते हैं, क्या ही तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरओ वाटर या डीमिनरलाइज वाटर जो होते हैं उससे स्टोन का रिलेशन क्या है। तो सच ये है कि डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ओके डायरेक्टली आरओ वाटर का डायरेक्टली कोई रिलेशन, जैसा इनडायरेक्ट एसोसिएशन पाई गई। मैं फंडा बता रहा था स्टोन कैसे बनता है, तो वो इसी में आएगा कि कैल्शियम या ऑक्सलेट, कोई भी अगर आप रिच ले लेते हो, अब जो गंगा का बेल्ट है और जो नर्मदा का बेल्ट है पानी का, ये आर हाई ऑक्सलेट बेल्ट्स, दे आर कॉल्ड स्टोन बेल्ट्स ऑफ इंडिया। स्टोन बेल्ट्स ऑफ तो इसमें पानी में कंटेंट हाई है, और मोस्ट ऑफ द पानी हम यहीं से लेते हैं, ड्रॉविस हो रहा है, तो हमारे पानी का ऑक्सलेट कंटेंट हाई होता है, हार्ड पानी आ रहा है। सॉर्ट ऑफ एक तरीका ये है कहने का कि वो ऑक्सलेट हाई है। अगर हम वो ऑक्सलेट लेते रहते हैं लगातार बॉडी में, तो एक मट्ठा होता है और वो स्टोन बना देता है। तो आप पानी चेंज नहीं करोगे, आप गंगा से जाके कहीं और चले नहीं जाओगे, यू हैव टू स्टे वेयर यू लिव। तो फिर आखिर फंडा क्या है? फंडा ये है कि इट इज नॉट दी अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट इन वाटर ओनली जो कर रहा है सब कुछ, जो आपकी डाइट का ऑक्सलेट आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके या जो डाइट का आपका एक्सेस कैल्शियम आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैलेंस अमाउंट में नॉर्मल खाना खा रहे, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं चावल इज कैल्शियम रिच, दाल इज ऑक्सलेट रिच, तो हम खाली दाल नहीं खाएं या खाली कैल्शियम ना खाएं। अगर हम मिलके खा रहे हैं और एक पानी पी रहे हैं, नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, तो एवरीथिंग गेट्स मेटाबोलाइज्ड एंड दे विल फिल्टर आउट। जो डाइट डैश वाली बात बोली मैंने आपको, डैश डाइट की, तो डैश डाइट जो होती है वो सोडियम लो डाइट होती है, नमक कम होता है उस डाइट में। सब याद है, बीपी नमक कम खाना, ये सबको पता हमारे बारे में है ना, सबको बताइए। तो जब नमक कम खाया हमने, तो हमें कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, बीपी कम हुआ, शुगर कम हुई, हमें स्टोन कैंसर भी कम हुआ और स्टोन भी कम हुआ, क्योंकि कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो सोडियम ये नमक गवर्न करता है। तो अगर मैं ज्यादा नमक खाता हूँ तो बॉडी कैल्शियम को एक्सक्रीट करती है, नमक को अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कैल्शियम का स्टोन लग जाता है। तो लो सॉल्ट डाइट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन प्रिवेंटिंग स्टोन फॉर्मेशन, जो पता नहीं होता कि क्या नमक का क्या रोल है। तो नमक, अब ऐसा भी एक बार नमक बहुत ही कम खा लिया कि सारा नमक सेंधा कर दिया, उसका नमक कम हो गया बॉडी में उल्टा। तो आइडिया ये है कि आपको एक 5 ग्राम, 1 चम्मच नमक पूरे दिन में खाना चाहिए। अभी नापोगे तो हो नहीं, बट
एक्सेस सलाद में ऐड मत करो, नॉर्मल खाने में सब्जी नमक डल रहा है वो डाल, डोंट ऐड एक्सेस ऑफ सॉल्ट, डोंट लिमिट योर सॉल्ट, इट इज अ नॉर्मल, एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस वे। अच्छा सर, दो चीजें और हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मार्केट, एक एनर्जी ड्रिंक्स, एक प्रोटीन पाउडर या जो भी जिम सप्लीमेंट्स हैं। सो इनके बारे में बताइए सर, ये हमारे किडनीज पे कितना ये हेल्दी है, नहीं है, क्या है, आप बताएं सर, आप बताएं। तो बड़ा सिंपल है, तो प्रोटीन पाउडर पहले करते हैं, प्रोटीन हम्म। सप्लीमेंट। तो बॉडी में जब हमें सप्लीमेंट चाहिए, उसका पर्पस क्या है, हम क्यों इस प्रोटीन लेना चाहते हैं, हम बॉडी जिम बनाना चाहते हैं अपनी, हम मसल मास बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो मसल मास बढ़ाने के लिए हमें कार्निटीन, अर्जिनिन, ये सब जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ये हमें हायर मात्रा में चाहिए ठीक है। ताकि हमारी मसल जो है वो बल्क में बन जाए। ठीक है। अब क्या ये हमारी किडनी को नुकसान करते हैं, हाँ या ना? अगर ये एक डिसेंट क्वांटिटी में ली जाए, जैसे 1 स्कूप पर डे, और हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन कुछ नहीं है, हमारी किडनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है ऑलरेडी, तो ये किडनी पे कोई नुकसान नहीं करते। ये बॉडी के हिसाब से भी होता है क्या कुछ? अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जो अमाउंट ऑफ स्कूप लेना जो है, हाँ, ग्राम्स के। हाँ, वो जो आपकी प्रिपरेशन होगी उसमें लिखा होगा कि आप अगर एवरेज बॉडी वेट इतना है तो आपको इसको में इतना ग्राम लेना चाहिए डेली। तो प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट नॉर्मल जो अच्छे सप्लीमेंट हैं, प्रोटीन पाउडर हैं, अगर हमारी किडनी ठीक काम कर रही है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि उनको हम लिमिट करें या हम उससे परेशान। केवल समझना है कि अगर हमारे उस सप्लीमेंट जो पाउडर ले रहे हैं उसमें हिडन स्टेरॉइड्स ना हो। होता क्या है कि हम पढ़ते नहीं है, जिम ट्रेनर्स जो होते हैं, क्योंकि आपको ने पैसे दिए उसको, है ना, कि जल्दी बॉडी बनवाएगा वो आपकी, और वो आप उसको चाहते 2 हफ्ते में बॉडी मिल जाए, तो बहुत बार वो उसमें स्टेरॉइड कंटामिनेशन कर देते हैं। ओके। वो खुद भी करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मिस छुपाते हैं। अगर हम वो स्टेरॉइड लेते हैं जिसमें कि सप्लीमेंट है, साथ में प्रोटीन है, तो वो ना केवल हमारे टेस्टोस्टेरोन कम होता है बॉडी में, वो ले तो रहे हैं हम ज्यादा मर्द बनने के लिए, बट वो हमें कम मर्द बना रहा है, हमारे टेस्टोस्टेरोन सप्रेस कर रहा है, हमारी इनफर्टिलिटी कर रहा है। तो स्टेरॉइड्स आर अ कंप्लीट नो। ये तो बड़ा सिंपल, सबको पता भी आज है। तो जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो, मेक श्योर कि उसमें कोई हिडन स्टेरॉइड्स ना हो। लिखता तो कोई है नहीं आजकल, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें स्टेरॉइड ना। अगर आपकी किडनी नॉर्मल काम कर रही है और आप उन्हें डिसेंट मात्रा में ले रहे हो तो कोई नुकसान नहीं लेने का। लेकिन अगर आप किडनी कमजोर है, ऑलरेडी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, शुगर है, बीपी है, या आप ओवरवेट हो ऑलरेडी, तो किडनी में जोर पड़ चुका है ऑलरेडी, तब वो सप्लीमेंट आपके लिए खराब है, क्योंकि किडनी पे जोर पड़ता है उन फिल्टर करने के लिए। हर प्रोटीन को जोर लगता है किडनी को फिल्टर करना हो। तो अगर आप किडनी कमजोर है पहले से ही और आपने वो ले लिया, तो वो एक एडेड इंजरी हो गई किडनी के लिए, जिसकी वजह से वो नुकसान है। तो हमें यही समझना है कि अगर हमारी किडनी हेल्दी है और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो हम थोड़ा सा ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्रेटिनिन और ये सब सप्लीमेंट्स जो बाकी भी होते ये हैं, सब सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये उसी के फॉर्म्स हैं जो कि मसल मास बनाते हैं। हाँ। लेकिन अगर हमारी किडनी ठीक है तो किडनी इतनी क्षमता है किडनी के अंदर, वो हर मिनट 5 लीटर ब्लड बॉडी का संभाल रही है, ओके, है ना। हाँ। तो इट कैन फिल्टर इट आउट। बट ये ना हो कि हमारी किडनी कमजोर थी और हमने ये ले लिया और वो जोर पड़ के और नुकसान हो गया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हम ये नहीं कि हम पाउडर रोज 4 स्कूप खा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर हम एक एज पर दी गाइडलाइंस के हिसाब से डब्बे की हम सही मात्रा में ले रहे हैं उसको, तो हमें खाने में कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज हेल्थ। और अब हम आए एनर्जी और एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक्स आर मेनली शुगर ड्रिंक, जो हेवीली शुगर ड्रिंक्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं। वो कुछ नहीं करते, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ये सब भाई बहनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि बॉडी में जाके ग्लाइकोजन बना रहे हैं और डिपॉजिट हो रहे हैं। तो वो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा मैच कर रही है कि आप ग्लूकोज डिप्लीटेड हो, या ग्लूकोज बॉडी को चाहिए, या ग्लाइकोजन चाहिए, और उसके लिए वो सप्लीमेंट कर रहे हो, तब तो वो ठीक। लेकिन आप सोचो कि यार मैं सुबह शाम तक ऑफिस से काम करके आया हूँ, है ना, मैं बैठा रहा दिन भर, इट इज नॉट मेंटल एक्सर्शन, इट इज अ फिजिकल एक्सर्शन। मैं सोच रहा हूँ कि दिन भर कंप्यूटर काम किया है, आज तो बहुत थक गया हूँ, तो मैं एक ग्लूकोज का एनर्जी ड्रिंक ले लूं, वहां गलती हो गई। मेंटल एग्जॉशन इज नॉट सिमिलर टू फिजिकल एग्जॉशन, बिकॉज वो ग्लूकोज ब्रेन तो नहीं खाएगा, सही बात है, ब्रेन कोई मसल तो है नहीं जो कि ज्यादा खा लेगा। तो वहां पे तो अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी उस प्रोपोर्शन में चल रही है तो वो ड्रिंक ठीक है, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी को मैच करना बड़ा मुश्किल। सच ही है कि जितना कंसेंट्रेटेड शुगर है उसके अंदर, हम जैसे सुना होगा एक पेप्सी के कैन में 64 चम्मच ऑफ शुगर है, ये सब जो चीजें हैं कि दे आर स्टिल वेरी हाईली, और वो तो उसका भाई है, बाप है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उसमें तो कैफीन बहुत काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। तो उसमें देते हैं कि यार इसमें ये सब, उसमें कुछ प्रोटीन पाउडर डाल देते हैं, एक्चुअली उसमें भी दे ऐड सम एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन सी लिख देंगे, विटामिन ई लिख देंगे, रिच ऐसे करके ना, बट अल्टीमेटली है तो शुगर ही ना। तुमने एक चीनी का डब्बा लिया, उसमें पानी डाला, उसके ऊपर तुमने एक आधा चम्मच नींबू डाल दिया है, आधा चम्मच तुमने उसमें संतरा डाल दिया, बन गया एनर्जी ड्रिंक, बोल दिया ये एनर्जी ड्रिंक बन गया। रेसिपी बता दी आपने, चीज नहीं है ना। इट इज, मैं जनरल मार्केट को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट कि वी हैव टू गो अंडरस्टैंड देम कॉशियसली, रीड बिटवीन द लाइंस व्हाट इज रिटन एंड यूज देम। अच्छा सर, बियर से किडनी स्टोन्स पास होते हैं, हेल्प करते हैं? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। बियर से हर बंदा जिसको स्टोन है, स्पेशली हमारे मर्दों में जो स्पेशली, तो पहला काम ये करता है, पहले वो बियर पी के आता है, जाके बियर
फिर आके रट हो जाता है कि पथरी हो गई है, तो हॉस्पिटल पहला बात हो जाता हॉस्पिटल है, बाद में पहले जाएगा बियर। फिर। तो मैं तो बहुत बार पूछता हूँ कि तुम्हें बियर पी लिया आए हो मेरे पास, 90% हाँ बोलेंगे, बियर पी के निकला नहीं। हाँ हाँ तो बियर ड्राइव होती है ग्रेप्स के, इट्स अल्कोहल, हाँ जो खुद एक ऑक्सीलेट रिच डाइट है। तो ठीक है बियर खुद एक ऑक्सीलेट रिच ड्रिंक है। ओके तो फिर बियर से कैसे, बियर से बननी चाहिए थी उल्टा। हम्म तो निकल कैसे रही है, निकलती है। हम्म देर इज जहाँ कुछ डिस्कशन है, हम्म 20% 30% लोगों की बियर से स्टोन निकल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके वो निकला कैसे, लेकिन हाँ वो निकला ऐसे कि आपने बियर पी, तो बियर अल्कोहलिक डायूरेसिस होता है, मतलब यूरिन ज्यादा लाता है, ओके वो यूरिन का प्रेशर बढ़ाता है। तो यूरिन का प्रेशर ज्यादा बढ़ाता है, यूरिन हाँ ज्यादा लाता है, तो आप हाँ पानी ज्यादा पीते हो। हाँ आप पानी ज्यादा पीते हो तो तो और यूरिन आता है, और प्रेशर आएगा तो और प्रेशर आएगा। हम्म तो अब दो चीजें हैं, और प्रेशर से स्टोन निकल जाते हैं यूरिन के, ये तो पता ही है। ठीक है तो अब दो तरीके हैं, या तो आप बियर पी के पानी पियो, या हम्म। बिना बियर पिए पानी पी लो। अल्टीमेटली पीना तो पानी ही है, है प्रेशर तो पानी से ही बनना है। हाँ बियर उसको थोड़ा सा प्रोसेस को एक्सलेट कर देगा, दवाइयां भी होती है हमारे पास जो प्रेशर बना दें, बट ठीक। अल्टीमेटली उस बियर पीने से हम वो स्टोन निकाल तो रहे हैं, बट बॉडी के बाकी ऑर्गन्स पे कितना असर कर रहे हैं वो हम रियलाइज नहीं कर रहे। नहीं करे तो ओके बियर पीने का स्टोन निकलने से ये है कि बियर एक यूरिन का प्रेशर बनाता है, तो वो प्रेशर आपका पानी पी के भी बन सकता है। सो एज ए यूरोलॉजिस्ट हम कोई भी यूरोलॉजिस्ट दुनिया में रिकमेंड नहीं ये करे रिकमेंड नहीं करता। रिकमेंड नहीं करे ठीक है। ये बहुत एक तरह से ना डिबेटेबल क्वेश्चन है इंटरनेट तो उसको पे बताया ना मैंने हाँ आंसर तुम्हें कि क्यों है, आंसर इसका डिबेट है ही भी है। सो सर एक एक एवरेज मैन व्हेन मेन शुड स्टार्ट प्रोस्टेट चेकअप्स 50 ईयर, तो इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड आंसर। 50 50 years साल की उम्र पे, अब आज के, हालांकि हम आजकल देख रहे हैं 47 में भी मैंने एक प्रोस्टेट कैंसर ऑपरेट किया। प्रोस्टेट कैंसर है हाँ, 47 की एज में, बट व्हाट इज द जनरली यंगेस्ट यू हैव ऑपरेटेड फॉर प्रोस्टेट कैंसर 20। 27 बट बहुत रेयर होता है, बहुत। अब मैं आपके थ्रू उसको वो 1 in 1 CR का केस है, 1 करोड़ में एक आदमी को हो सकता है ऐसा, उसके बेस पे आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। ओके ठीक है। सर एक वेसेक्टोमी कुछ सालों पहले ना बहुत एक कॉमन चर्चा में आया था तो अभी उसका क्या चल रहा है मतलब वेसेक्टोमी अभी भी उतना ही कॉमन है या तो वैसेक्टोमी का जो असली रोल आया था वो इंदिरा गांधी के टाइम इमरजेंसी में आया, वो पैसे जब है ना, जब लाइगेशन हो रहा था, पैसे मिलते थे है ना, कि पैसे मिलते थे, डालडा घी का डब्बा मिलता था, एक घड़ी मिलती थी, है ना। तो वैसेक्टोमी तब हल्ला हुआ सिलसिला है। वैसेक्टोमी वेस्ट में आज बहुत कॉमनली की जाती है, यूएस में, इंडिया में बहुत कम की जाती है, आज बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडिया में नसबंदी के लिए तो अवेयरनेस नहीं है। लोग कोरिलेट करते हैं कि नसबंदी होना मतलब नामर्द हो जाएंगे हम, है ना। नसबंदी से कोई नामर्दी का रिलेशन नहीं है। Okay. एक सेपरेट नस है जो कि स्पर्म को लेके आ रही है टेस्टिस से पेनिस तक, उस नस को ब्लॉक कर दिया, आपका सीमेन आएगा, आपका वीर्य आएगा, आपको ऑर्गेजम आएगा, आपको इरेक्शन आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बट बच्चा नहीं होगा, दैट इज ऑल। ओके तो वैसेक्टमी खाली इसलिए की जाती है कि अगर आपको अगर आप कोई बैरियर प्रोटेक्शन यूज नहीं करना चाहते, आप बहुत सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपकी पार्टनर नहीं करना चाहती कोई पिल्स वगैरह, आजकल की डेट में बहुत बार मेन से ज्यादा विमेन कंसर्न होती हैं कि फॉर प्रेगनेंसी एंड नेसेसरी बर्थ, तो दे ऑलवेज ट्राई टू गेट सम कॉपर टी, मेरेना, या फिर दे आर ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अगर वो सब है आपके पार्टनर के साथ तो आपको वैसेक्टमी की जरूरत नहीं होती। ओके लेकिन अगर ये है कि नहीं, इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स एंड इफ यू आर डूइंग हाँ सो देन वैसेक्टमी से ऐसा कोई नुकसान नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, सुबह आते हो शाम को घर चले जाते हो, सर कोई साइड इफेक्ट अगर नहीं मैं है। आपसे पूछूं कि 3 बिगेस्ट मिस्टेक हेल्थ मिस्टेक्स मेंस आर मेकिंग टुडे सो वो 3 क्या होंगे और वो तीनों कैसे ठीक हो मतलब सिंपल है तो फर्स्ट मिस्टेक इज अल्कोहल एंड टबैको। ओके ये मिस्टेक, एडिक्शन बिल्कुल, इस ओके एडिक्शंस को तो हमें, इट इज द फर्स्ट मिस्टेक विच आई एम नॉट डूइंग, है ना। सेकेंड इज द बिगेस्ट एडिक्शन इज वेट एंड शुगर्स, शुगर इज द बिगेस्ट एडिक्शन, राइट। वेट लॉस, हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आपको अगर आपने जिम नहीं, 45 मिनट ऑफ ब्रिस्क वॉक, दैट इज एन मस्ट। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी के कोर मास, जो मसल मास है, वो बहुत जल्दी डिग्रेड होगा और आपकी हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। डिग्रेड हो जाएगी एंड ठीक है थर्ड इज हम्म द स्ट्रेस एंड द सेकंड, मैं बोलना आसान है मेरे लिए स्ट्रेस, बट स्ट्रेस एंड बी अवेयर। होता क्या है, डोंट नेग्लेक्ट, जो मिस्टेक कर रहे हैं कि वे नेग्लेक्टिंग आवर प्राइमरी हेल्थ, हम उसके बारे में सोच नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं। द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक इज कि वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर डॉक्टर्स, वी आर नॉट टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स, वी आर इग्नोरिंग द सिम्टम्स वी आर हैविंग। तो जस्ट डोंट इग्नोर, जस्ट डोंट सिट इनसाइड एंड यू थिंक एंड रीड गूगल एंड चैट जीपीटी। सर जो जो वर्कर्स कंपनीज में हैं या फैक्ट्रीज में या वैसे भी हेल्थ केयर वर्कर्स लगा लो या कोई भी सो वो नाइट ड्यूटीज ज़्यादा करते हैं सो उनमें ज़्यादा केसेस देखे गए हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के या मेन हेल्थ प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा ज़्यादा देखी गई हैं तो स्लीप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ उसमें यस, तो इस स्लीप जो चौथा, जो थर्ड, तो अभी क्या तुमने 3 ही पूछे खाली, तो बहुत है। तो स्लीप एंड ये सब लाइफस्टाइल के फैक्टर आ गए मल्टीपल। ओके लाइफस्टाइल में एडिक्शन एक हो गया, वेट दूसरा हो गया, ठीक है स्लीप एंड एक्सरसाइज तीसरा हो गया और हाँ डाइट चौथा हो गया। ठीक है तो स्लीप एंड डाइट, सर्केडियम, क्योंकि हार्मोन रात के साइकिल में काम करता है, हम्म तो वो सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारे सारे दिक्कतें आती हैं। Sir, if a 17-year-old is listening to this podcast, is listening to you as a urologist, so
what advice would you give? Right now he's a 17-year-old, he's in his peak hormonal time, so क्या बोलोगे तो आप? फर्स्ट थिंग, stay away from it. Number one, misinformation. Knowledge is a power here. कि समझना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, नंबर एक बात। एंड जो आप देख रहे हो इंटरनेट पे वो भी परफेक्ट नहीं है, वो एक फैब्रिकेटेड वर्ल्ड है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करो। Okay. यू आर गुड एज यू आर, दैट इज द कॉन्फिडेंस यू हैव डेवलप फर्स्ट। इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो हमारा आज का यूथ, जो एडोलेसेंट है पर्टिकुलरली, वो इस डिपेंड है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से साथ वाला ज्यादा अच्छा है, परफेक्ट है, और मैं खरबड़ हूँ, वो नहीं। डेवलप दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट यूर नंबर टू, बी विजिलेंट अबाउट योर हेल्थ, इन द सेंस कि समझना है, और कोई भी चीज अगर आपको इरेगुलर लग रही है, गड़बड़ लग रही है, हम्म। कोई भी आप कुछ लंप नोटिस करते हो, कोई मस्सा, कोई गांठ नोटिस करते हो, प्राइवेट पार्ट, रीच योर डॉक्टर, रीच टू अ फिजिशियन, रीच टू अ फैमिली फिजिशियन। Don't hide it. डोंट हाइड इट, दैट इज द सेकेंड थिंग। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा ये, एंड थर्ड डोंट गेट टू अंडरस्टैंड कि मैं अगर सिगरेट पीऊंगा या अल्कोहल लूंगा या कुछ भी ऐसी चीजें लूंगा तो मैं और ज्यादा स्मार्ट लगूंगा, मैं और ज्यादा मर्दाना Cool लगूंगा, लगूंगा। कूल लगूंगा। तो वो कूल नहीं, वो नामा कूल है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट सोसाइटी स्टिग्मा कि मैं ये 3 लूंगा तो मैं ज्यादा गर्लफ्रेंड बन जाएगी मेरी, या जो मुझे अच्छा वाला जो होगा मैं। तो अल्कोहल और स्मोकिंग से कोई ज्यादा मर्दाना नहीं बन रहा, केवल फर्जी कूल लग रहा है। वेल अप्रिशिएटेड सर। एक और चीज मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगा, एज ए यूरोलॉजिस्ट, मी एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट डज सक्सेस एंड हैप्पीनेस मीन टू यू? तो आई थिंक सक्सेस इज बीइंग हैप्पी। तो अगर आप खुश हो और आपके पास बहुत पैसा नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो भी वो आप सक्सेसफुल हो। लेकिन अगर आप फिजिकली सक्सेसफुल हो, मीन्स आपके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, बट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर ऑलवेज इन द स्ट्रेस, यू आर ऑलवेज एट द वेट्स, यार अब ये कब इमारत गिरी, हम बुर्ज खलीफा पे खड़े हुए हैं और कब गिरे, तो दैट डजंट गिव यू हैप्पीनेस। तो हम लोग चेस तो कर रहे हैं सक्सेस, बट कहीं ना कहीं वहां सक्सेस के पास हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस उस जर्नी टू सक्सेस में है कि जो हम एफर्ट कर रहे हैं और उसमें हम हैप्पी रहे। तो ऑलवेज वी एंजॉय द जर्नी, वी स्टे हैप्पी डूइंग द जर्नी, बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट पॉइंट ऑफ सक्सेस। मैं दुनिया का, मैं डोनाल्ड ट्रम्प सक्सेस है या नहीं, मुझे हैप्पी है या नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। इज द मोस्ट सक्सेसफुल मैन राइट नाउ, द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, बट आई कैन से दैट we'll away from controversies, but a successful man doesn't need to be happy. Okay. A happy man doesn't need to be successful. But it is the journey towards the success that should make you happy. And if that journey is not making you happy, then there is something wrong in that journey. Which is Sir, do you think men are more depressed and stressed? नहीं, दोनों ही है एक्चुअली। मैन, ये तो बड़ा मुश्किल, कभी ये तो बड़ा वायरल हो जाएगा अगर बोल दिया मैंने कि नहीं विमेन, मैन ऐसा नहीं। No, they don't talk about it. दे डोंट टॉक अबाउट इट, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट क्या मेन ज्यादा स्ट्रेस है, विमेन भी स्ट्रेस्ड है, बट विमेन ज्यादा बात कर लेती है शायद, हाँ। या मेन नहीं बात कर पाते। और इसमें बहुत सारे सोसाइटल स्टिग्मास भी, कहाँ पे हम रह रहे हैं, किस एरिया में हम रह रहे हैं, क्या हमारे सोशल डेमोग्राफिक्स है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। बट येस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग area where men do not talk, and that is why we should conclude with saying let men talk, let that is another logos there. ये मैं स्टार्टिंग में तभी बोल रहा था, फेमिनिस्ट ऑफेंड हो जाएंगे। Let men also talk, yes, they'll talk. It's not about feminism, it is about their health. हाँ. That I think they should talk about their health, they should not about nonsense, but let them talk about this. Sir, thank you for coming. I really enjoyed this. Sir, what is the best advice you have ever received from anyone in this world? Best advice आपके लिए जो काम की हो, आपके दिमाग में रहती है। There is no success, there is no happiness, it is your efforts, and वो small efforts से जो आपको छोटे छोटे आपको सक्सेस मिलती हैं, that makes you happy. तो don't chase कि मैं दुनिया का डॉक्टर बन जाऊंगा या मैं ये हो जाऊंगा। आपने छोटे छोटे गोल बनाओ और उनको पूरा करते चलो, एफर्ट दो, और पूरा हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो वो तुम्हारा कप ऑफ द केक नहीं था, एंड जस्ट गो ऑन बियॉन्ड दैट। तो यही एक, आई थिंक किसी ने मुझे बोला था कि इट इज नॉट ऑलवेज कि यू कम, जैसे मैं एलकेजी से लेकर एम्स के फाइनल ईयर तक हमेशा फर्स्ट आया हूँ। हाँ. मैं कभी सेकंड भी नहीं आया क्लास में। ओके. आई नेवर कम, 10th हो गया, 12th हो गया, एम्स का, एमबीबीएस, एमडी, डीएम, आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ एमबीबीएस का भी, एमडी का भी, डीएमएमसीएच का भी। तो बट इट इज ओके अगर कभी आप सेकंड आ जाओ। फिर जब मैं यूएस गया तो वहाँ पे एक बेस्ट फेलोशिप कुछ था, तो उसमें मैं सेकंड आया, वहाँ एक अमेरिकन बंदे को फर्स्ट दे दिया, तो थोड़ा दुखी हो गया। फिर पैन अमेरिका फेलोशिप में सेकंड आ गया, तो इट्स ओके। लाइफ इज Grow with सेकंड it. इज आल्सो ओके, और थर्ड इज आल्सो ओके। इट इज लाइक you have to enjoy the journey and you have to be happy about it. Okay. You don't have to run for one every time, and you don't need to get to be one. You just enjoy the journey. कैसा लगा सर यहाँ आके? ठीक है, बढ़िया बात लगा। करें, चलो सर। बढ़िया आकर इसको बना। थैंक यू सो मच फॉर। कोई एडवाइस देना चाहोगे सर मुझे? मस्त रहे। क्या कर रहा है तू भाई आजकल?